हेलो स्टूडेंट्स, आई एम गजेंद्र शर्मा। वेलकम टू अड्डा 24/7 CUT। कैसे हो सारे लोग? जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइए कि क्या मेरी जो आवाज है वो सही आ रही है, नहीं आ रही है, और हमारी जो वीडियो क्वालिटी है वो परफेक्ट है नहीं है। जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दीजिए। अगर सारी चीज ओके है तो देन हम लोग अपना जो सेशन है वन शॉट जो आप लोगों के लिए है करंट इलेक्ट्रिसिटी, यार ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके क्वेश्चंस हर जगह, चाहे कोई सा भी एग्जाम आप लोग दे लीजिए, उन सभी एग्जाम्स के अंदर इससे रिलेटेड आप लोगों से सवाल पूछे जाते हैं और अच्छे लेवल के सवाल पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप लोगों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, इसको पूरा अच्छे से करना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी हमारा चैप्टर नंबर 3 है क्लास 12th फिजिक्स का। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं, देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली जो ये चैप्टर है क्यों आप लोगों को पढ़ना है, क्योंकि देखिए जब इलेक्ट्रोस्टैटिक हम लोग पढ़ते हैं, जो चैप्टर नंबर हमारा 1 और 2 के अंदर हम लोग पूरे चीजों को देखते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 1 और 2 को देखते हैं, तो उसके अंदर हमारा चार्ज जो होता है ना, वो क्या होता है कि सर चार्ज जो होता है वो स्टेशनरी होता है, राइट, वो मूवमेंट करना नहीं सीखता है। लेकिन जैसे ही चैप्टर नंबर 3 आता है उसके अंदर चार्ज मूव करने लग जाता है, राइट। जैसे ही चार्ज मूव करने लगता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि सर करंट फ्लो हमारा होने लगता है, राइट। तो इस तीसरे चैप्टर के अंदर हम लोग क्या देखने वाले हैं सर? हम लोग जो देखेंगे वो देखेंगे कि सर करंट कैसे चीजें हुई इसके अंदर, इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है, अगर मैं आगे देखूंगा तो सर किरचॉफ लॉ क्या होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, पोटेंशियोमीटर क्या होता है, मीटर ब्रिज क्या होता है, इन सारी चीजों को हम लोग क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं बेटा इसके अंदर, राइट। तो इसलिए आप लोगों को क्या करना है, सबसे ज्यादा चीजों को समझते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। डांस यही वाले सर कर रहे थे, ऐसा नहीं बेटा, मैं कहां कर रहा था, नहीं नहीं नहीं, ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर बेसिकली जो आप लोगों को पढ़ना है वो करंट के रिलेटेड सारी चीजों को पढ़ना है। जैसे ही चैप्टर नंबर 4 में जाओगे तो वहां पे क्या होगा कि सर जब किसी वायर के अंदर करंट फ्लो करता है तो करंट फ्लो होने की वजह से उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। वो कैसे होता है कैसे नहीं होता है उसको हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 के अंदर। लेकिन बेसिकली हम लोगों को क्या पढ़ना है कि सर अगर करंट फ्लो हो रहा है तो कैसे हमारा ओम्स लॉ है, क्या हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्मूले होते हैं, या हम लोग बोले सीधा सिंपल कि सर मेरा करंट की डायरेक्शन क्या होती है, कन्वेंशनल डायरेक्शन क्या होती है, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग जानने वाले हैं, ठीक है। इन सारी चीजों को हम लोग समझते हुए आगे बढ़ने वाले हैं। तो एक बार जल्दी से शेयर कर दो सेशन को अपने जितने दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, सबको, जिससे वो लोग भी जुड़ जाए और सेशन को अच्छे से समझ जाए, राइट। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो दिमाग में एक ही चीज आती है, सर एक करंट के बारे में क्या हुआ। मैं बोलता हूं बेटा देखो करंट क्या हुआ कि सर मैंने आप लोगों को जो अभी बताया उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि सर जब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के मोशन में, अगर वो मोशन कर रहे हैं, वो मूव कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे हम लोग, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि करंट का मतलब क्या होता है सर, जब चार्ज किसी सिस्टम के अंदर फ्लो करता है तो उसके अपोजिट हमारा क्या होता है, करंट होता है। क्योंकि करंट क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम, कि सर कितना चार्ज पर यूनिट टाइम में फ्लो कर रहा है, वही हम लोग बोलेंगे, ठीक है, राइट, क्लियर बात है। तो यहां पे क्या हुआ कि सर द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। करंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि I इज इक्वल टू क्या हो जाता है सर, Q/T हमारा हो जाता है। ये फॉर्मूला आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब कभी कभी क्या होता है सर, इंस्टेंटेनियस करंट की बात की जाती है। इंस्टेंटेनियस करंट का मतलब होता है कि सर पर्टिकुलर एक सेकंड पे, मैंने बोला कि करंट एट 2 सेकंड, कि 2 सेकंड के ऊपर करंट कितना है सिस्टम के अंदर। कैसे पता लगेगा आप लोगों को, जो होता है सिस्टम के अंदर, आप लोगों को जो सिस्टम है ना, सिस्टम के अंदर क्या करता है कि आप लोगों को जो बेसिकली वैल्यू दे देता है, लाइक वो बोल देता है कि Q जो है आपको Q की वैल्यू दे देगा, कि बोला सर Q हमारे पास दे रखा है, Q की वैल्यू दे दिया उसने, लाइक T² + 2T + 2, ये आप लोगों को Q की वैल्यू दे दिया, राइट। अब वो आपसे क्या बोलता है कि सर इसके थ्रू मुझे क्या निकालना है, करंट निकालना है, और करंट भी कितना, एट 2 सेकेंड्स। एक होता है एट 2 सेकेंड जिसको आप लोग बोलेंगे इंस्टेंटेनियस करंट, एक होता है बेटा एवरेज। एवरेज का मतलब है कि आप लोगों को बोल देगा कि सर 0 से 2 सेकंड के बीच में एवरेज करंट बताइए, ठीक है, 0 से 2 सेकंड के बीच में एवरेज करंट बताइए, इसकी बात वो कहेगा। तो वो कैसे देगा कि सर आपको यही फंक्शन दे देगा, एट की जगह क्या बोल देगा, इन 0 to सेकंड, ये आप लोगों को फंक्शंस देगा। तो आप लोगों को पहचानना आना चाहिए कि कहीं पे आप लोगों को एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर पूछ रहा है तो वो हमारा क्या होता है, इंस्टेंटेनियस करंट होता है। और कभी भी आप लोगों को एक रेंज के अंदर पूछ रहा है, एक एवरेज टाइम के अंदर पूछ रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे एवरेज करंट। तो दिमाग में बिठा लिया दोनों चीजें क्या होती है। गुड इवनिंग बेटा, सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग, ठीक है। तो ये हमारा हुआ। तो आपका बेसिकली क्या हुआ कि सर इंस्टेंटेनियस करंट क्या हुआ, ये हो गया। अगर मैं बात कर रहा हूं आई की, तो अगर एवरेज की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, dQ/dt। बोलो ठीक है, ये आप लोगों
का फॉर्मूला हो जाएगा एवरेज का। ये क्या होता है सर, टाइम टेंस टू जीरो, यानी कि सर बहुत छोटे टाइम के लिए, बहुत छोटे टाइम के लिए ये हमारा यहाँ पे होता है। ये आप लोगों का होता है करंट के बारे में, जो मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा दिया है। अब बारी आती है सबसे बड़ा एक क्वेश्चन आप लोगों को दे रखा है जो इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी से बेस्ड है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी मैं आपको आगे पढ़ाने वाला हूं, लेकिन इसके अंदर क्या था कि आप लोगों को एक फंक्शन दे रखा था, फंक्शन दे रखा था कि q इज इक्वल टू 3t² + 5t + 2 इन coulombs where t is in second, what is the value of the drift velocity, यह आप लोगों को दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात देखिए क्या हुआ कि सर अगर इस तरह का, तो आगे जाके आप लोग देखोगे कि सर I इज इक्वल टू होता है NEA/VD। यह आप लोगों के पास एक फॉर्मूला आएगा ड्राइव करने पे, जब आप लोग बात करोगे करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। ड्रिफ्ट जो वेलोसिटी होती है ना बेटा, उसके जब रिलेशन देखोगे तब आप लोगों को एक ये रिलेशनशिप मिलेगी जो मैं आपको आगे समझा दूंगा। लेकिन यहां पे क्या था, क्यों एक सवाल आप लोगों के पूछ लिया गया था, तो इसलिए मैंने क्या किया, आप लोगों को यहीं पे इस चीज के बारे में बता दिया, ठीक है। तो सबसे पहले देखो क्या हुआ कि सर अगर मैं यहां से देखूंगा तो I इज इक्वल टू NEA/VD है। मुझे क्या पूछा है, मुझे पूछा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या पूछा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वेयर t इज द सेकंड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी कि सर मुझे VD की वैल्यू पूछ ली। और VD की अगर वैल्यू पूछ लिया तो क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा I डिवाइडेड बाई NEA, ये हमारे पास आ गया, राइट। अब सबसे पहले है कि सर I कैसे निकालूं, तो I के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है सर, अब यहां पे देखो क्या बोला, एट बोला है या इन बोला है, तो देखो पढ़ना ढंग से। क्या लिखा हुआ है, चार्ज पासिंग थ्रू अ कंडक्टर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया A इज इक्वल टू 0.3 मीटर स्क्वायर इज गिवन बाय Q इज इक्वल टू 3t² + 5t + 2 इन coulombs वेयर t इज इन सेकंड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एट t, एट क्या लिखा हुआ है, एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड, एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो दिमाग में आया क्या है ये, क्या है ये, बोला सर इंस्टेनियस की बात की गई है। अगर इंस्टेनियस की बात की गई है तो I कितना आ जाएगा सर, dq/dt, dq/dt हमारा आ जाएगा, कितने पे पूछा है, एट 2 सेकेंड्स। मैंने बोला ठीक है यार, अगर ये 2 सेकेंड्स पे है तो dq/dt। अब सबसे पहले देखो क्या हो जाएगा, 3t² + 5t, तो लिखो इसको क्या हो जाएगा सर, यहां पे हो जाएगा, मैं बात कर रहा हूं d/dt, कितना हो जाएगा d/dt, 3t² + 5t + 2, ये आप लोगों का है 3t² + 5t + 3, ये आपके पास है। अगर है तो बेटा इसको सॉल्व कर दो जल्दी से। क्या हो जाएगा सर, देखिए यहाँ पे इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन याद रखिएगा। डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं आप लोगों को मैं यहाँ पे बता भी देता हूँ डिफरेंशिएशन करने का तरीका, कि अगर d/dt लिखा हुआ है और x की पावर n दे रखा है तो इसका हो जाता है nx की पावर n-1, यह आप लोगों का हो जाता है डिफरेंशिएशन। क्या हो जाता है बेटा, यह आप लोगों का हो जाता है डिफरेंशिएशन। दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए इस डिफरेंशिएशन को कैसे आप लोगों को करना है, राइट। क्लियर है, अगर क्लियर है तो देखिए, अगर ये है तो सर इसका मतलब t का करोगे तो कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा हमारा 6t + 5, और कितने पे पूछा है सर, 2 सेकंड के ऊपर पूछा है, तो t इज इक्वल टू हमें क्या रखना है इसके अंदर सर, t इज इक्वल टू 2 सेकंड रखना है। तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6, 12 और 17 एम्पियर हमारा करंट आ जाएगा। बोलो कोई है जिसको दिक्कत है, 17 एम्पियर क्या आ गया है बेटा, करंट हमारा आ गया है यहाँ पे। अगर ये 17 एम्पियर करंट आ गया है तो बस उसके बाद में n की वैल्यू क्या दे रखी है, n की वैल्यू गिवन है आपको। E की वैल्यू क्या होती है सर, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 है। A आपको ऑलरेडी गिवन है 0.3, तो रख दीजिए वैल्यूज को। क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 17 डिवाइडेड बाई n की वैल्यू कितनी है 2 × 10⁻25 × 1.6 × 10⁻⁻19, और क्या हो जाएगा बेटा इनटू एरिया। एरिया कितना दे रखा है 0.3, 0.3, ठीक है। देखो क्या हुआ, अगर इसको करोगे सॉल्व तो देखिए 10⁻25 है, 10⁻⁻19 है, 25 में से 19 गया तो कितना बचेगा 6, यानी कि सर ये बच गया 17 × 10⁻⁻6। बोला सर बिल्कुल करेक्ट है। और यहाँ देखो कितना हो जाएगा सर, 2 से इसको करोगे या पहले इसको कर लो, 0.6 × 1.6, तो 16 छिके 96 हो गया, तो 17 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा हमारा 16। अब देखो कितना हो जाएगा सर, इसको 10⁻⁻1 ले लो, इसको 10⁻⁻1 ले लो, 10⁻⁻2 हो जाएगा 96, यानी कि सर 0.96 हमारा हो जाएगा। कितना हो जाएगा 0.96 हमारा हो जाएगा। अगर 0.96 है तो इसको अप्रॉक्सीमेटली 10 के अराउंड हम लोग ले लें। जल्दी बताओ कितना आ जाएगा, जल्दी से बताओ कितना आ जाएगा, 1.77 के अराउंड आएगा। यानी कि सर सीधा सीधा इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आया, जल्दी से कोई कमेंट करके बताएगा मुझे कितना आ रहा है।
जल्दी से एक बार मुझे बताओ कितना आया इसका आंसर, कितना आंसर आ गया भाई, इसका आंसर कितना आ जाएगा सर? ये आ जाएगा 1.77 इंटू 10⁻⁻⁵। कितना आ जाएगा? 1.77 इंटू 10⁻⁻⁵ मीटर पर सेकेंड। बोलो सर ठीक है, 1.77। क्लियर है? क्लियर हुआ? अगर क्लियर है तो चलिए आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि सर बी विल बी द राइट आंसर। 1.77 बी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो इसके अंदर एक रिलेशन यूज हुआ था I इज इक्वल टू NEAVD, जो आप लोगों को क्या है बेटा, वो बाद में आपको मैं अभी समझा दूंगा कि NEAVD कहां से आता है, तो आपको दिमाग में बैठ जाएगा, वो आइडिया लग जाएगा। क्लियर हुआ सभी को? क्लियर है सभी को? उम्मीद करूंगा क्लियर हो गया अच्छे से। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आप लोगों का अब है कि सर ये हमारी इनकी डायरेक्शन क्या होती है, क्योंकि देखिए सर हम लोग पढ़ते हैं कि सर हमारा कन्वेंशनल डायरेक्शन जो होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है सर, इलेक्ट्रॉन अपने आप में नेगेटिव है। अगर इलेक्ट्रॉन अपने आप में नेगेटिव है तो वो क्या करेगा, पॉजिटिव की तरफ जाएगा, क्योंकि भाई उसको पॉजिटिव से प्यार होता है, उसको पॉजिटिव से लगाव होता है, इसलिए वो क्या करता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ भागने लगता है। नेगेटिव से पॉजिटिव, उसको पॉजिटिव दिख जाए। जैसे नहीं होता कि आप लोगों को अगर कुछ खाना है तो सामने वो चीज़ दिख जाए तो इतनी तेजी से भागते हो ना आप लोग, जिसकी कोई स्पीड नहीं होती, स्पीड से भागते हो, राइट। तो वही चीज़ इसके अंदर होती है कि सर जब हम लोग क्या है कि जिस चीज़ को पसंद करते हैं, जिस चीज़ को हम लोग प्यार करते हैं, तो उसकी तरफ हम लोग भागते हैं। जैसे जब आप छोटी क्लास में थे तो आपके सामने आपके मम्मी पापा आ जाते थे, जैसे ही आप लोग स्कूल से बाहर निकलते इतनी तेज़ी से भागते थे ना कि यार बस हम तो वहीं पहुँचेंगे। क्यों? क्योंकि आप लोगों को लगाव है उनसे, राइट, आप लोगों को प्यार है उनसे, इसलिए, ठीक है। तो इसलिए आप लोग क्या करोगे, वहां पे पहुंचोगे। तो यही हमारा क्या होता है, देखते हैं कि सर हम लोग जब बात करते हैं करंट की, देखो एक होता है हमारी करंट की, ठीक है, और एक हमारा होता है यहाँ पे, देखो अगर मैं करंट की डायरेक्शन की बात करता हूं तो वो हमारी अपोजिट डायरेक्शन ऑफ चार्ज क्या होती है। सर चार्ज जो होता है नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, तो देखो आप लोगों को पता लग रहा है कि सर नेगेटिव से हमारा चार्ज है वो इधर फ्लो कर रहा है, लेकिन हमारा करंट है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में। तो देखो कन्वेंशनल करंट ड्यू टू द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इज द डायरेक्शन अपोजिट टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि सर जिस जगह मेरे इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, हमारा करंट की डायरेक्शन होगा। ये आपको याद रहे। और करंट का, इलेक्ट्रॉन्स का जो मोशन होता है ना, इलेक्ट्रॉन्स कभी भी, देखो एक चीज हमेशा याद रखना कि इलेक्ट्रॉन्स कभी आगे नहीं बढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स आगे बढ़ने लग जाए, ऐसा कभी नहीं होता। वो सिर्फ चार्ज ट्रांसफर करते हैं, चार्ज एक से दूसरे पे, तीसरे से चौथे से पांचवें छठवें पे, इस तरीके से क्या होता है, चार्ज ट्रांसफर करते हैं। और हमारे करंट की डायरेक्शन क्या होती है सर, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हमारी करंट की डायरेक्शन होती है। देखो लिखा हुआ है ना, कन्वेंशनल करंट इज द डायरेक्शन हुज डायरेक्शन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज अंडर द एक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन के सेम होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या होती है, आप तो चैप्टर 1 पढ़ के आ गए हो, क्या होती है सर, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अगर उसके अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज होता है तो अपनी डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, और नेगेटिव चार्ज होता है तो अपनी डायरेक्शन के क्या करता है, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर फोर्स लगाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। कब? जब किसी भी चार्ज को उसके अंदर आप लोग बिठा देते हो, राइट है। उम्मीद करूंगा कि बिल्कुल समझ में आ गया है। चलिए आगे चलते हैं। आगे जो चीज है वो है सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड मोबिलिटी। सबसे बड़ी बात है कि सर ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी और मोबिलिटी की बात है कि सर ये कैसे होती है। तो बेटा आप लोगों के लिए ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सर ये कैसे आता है। देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पता क्या होता है कि सर अगर मैं किसी कंडक्टर की बात करता हूं, थोड़ा सोचना कि अगर कंडक्टर की बात करता हूं, नॉर्मल एक कंडक्टर है मेरे पास, तो कंडक्टर के अंदर क्या होता है सर, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना वो क्या करते हैं, रैंडम मोशन करते हैं, रेंडमली मोशन करते हैं, इधर से उधर, इधर से उधर, यूं घूम रहे हैं, ऐसे मतलब चल रहे हैं। तो अल्टीमेटली जब उनकी एवरेज वेलोसिटी की बात की जाती है तो क्या होती है सर, जीरो होती है। बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन जब हम लोग कोई एक्सटर्नल बैटरी उससे कनेक्ट कर देते हैं, बैटरी कनेक्ट होने के बाद में अगर उसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, या हम लोग बोलेंगे सर मैंने बैटरी कनेक्ट कर दी और बैटरी कनेक्ट करने से एक सिरा पॉजिटिव हो जाएगा, दूसरा नेगेटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव की तरफ सारे इलेक्ट्रॉन्स भागने लगेंगे, एक सीधी डायरेक्शन के अंदर क्या करने लगेंगे, मोशन करने लगेंगे। वो हमारा क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। वो हमारी क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। वो जो वेलोसिटी होती है उनकी, उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बोलो क्लियर है सभी को? बोलो सर बिल्कुल क्लियर है। तो देखो इसी तरीके से आपको मैंने बता दिया है, डायग्राम में समझ में आएगा कि सर मेरे पास एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, हमने एक बैटरी को उससे कनेक्ट किया, बैटरी को कनेक्ट करने की वजह से हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, क्योंकि देखो ये हमारा क्या है सर, पॉजिटिव है, ये हमारा क्या है बेटा, पॉजिटिव है, ये हमारा है नेगेटिव। अगर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव को हमने ए से कनेक्ट कर दिया, नेगेटिव को हमने इससे कनेक्ट कर दिया। इसको एक मतलब ए का मतलब ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, मैंने बोला कि इसके एक वाले हिस्से से कनेक्ट कर दिया।
इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हुई, पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हुई, राइट। और सेकंड देखिए, अब यहां से देखिए कि सर इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, हमारे नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, और किससे जा रहे हैं, वीडी से। किससे जा रहे हैं बेटा, वीडी से वो जा रहे हैं। देखो आपको दिख रहा है, सबको क्लियर कट दिख रहा है कि सर किस तरीके से वो मूवमेंट कर रहा है, किस तरीके से वो मूवमेंट कर रहा है। अगर ये मूवमेंट कर रहा है तो यहां पर देखिए करंट की डायरेक्शन क्या है, सर करंट की डायरेक्शन है पॉजिटिव से नेगेटिव, अपोजिट किसके, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन हमारी क्या है, हमारी करंट की डायरेक्शन होगी। क्लियर हुआ सभी को, ये दिमाग में अच्छे से बैठ गया है। अगर दिमाग में बैठ गया है तो आप चलते हैं आगे। बोला सर क्या, बोला सर ये फॉर्मूला कहां से आया, इसकी बात हम लोग कर लेते हैं। तो यार मैं इसी को यहां पे समझाना चाहूंगा। इस तरफ देखिए, मान लीजिए स्टार्टिंग में आपके पास कोई कंडक्टर थे, थोड़ा सोचना कि बोला सर स्टार्टिंग में मेरे पास एक कंडक्टर था जो मैंने वहां पे देखा, लाइक कि सर मेरे पास ये स्टार्टिंग में क्या था, एक कंडक्टर था। मैंने बोला ओके यार, अगर ये आपके पास स्टार्टिंग में कोई भी कंडक्टर था तो कंडक्टर होने की वजह से सर इसके अंदर क्या थे, इलेक्ट्रॉन्स थे। पहले इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे थे, रैंडमली मोशन कर रहे थे कि सर एक इधर भाग रहा था, एक इधर भाग रहा था, कोई इधर भाग रहा था, कोई इधर भाग रहा था, कोई इधर भाग रहा था। ये सारी चीज़ें हो रही थी, कोई इधर भाग रहा था, कोई इधर भाग रहा है, ठीक है, कोई उधर भाग रहा है, लाइक इस तरीके से वो चल रहा है, ठीक है। इस तरीके से रैंडम मोशन कर रहे थे जब तक हम लोगों ने कोई भी इससे बैटरी कनेक्ट नहीं की थी। यानी कि सर अल्टीमेटली इसकी जो एवरेज वेलोसिटी थी वो कितनी थी, 0। एवरेज जो थी, मैं यू एवरेज बोलता हूं तो यू एवरेज कितना हो जाएगा भाई, एक चीज मुझे बताओ, यू एवरेज कितना हो जाएगा इसकी अगर मैं बात करता हूं, क्योंकि बेसिकली सबसे बड़ा जो दिक्कत है वो यही है कि सर यू एवरेज कैसे निकालेंगे। तो यू एवरेज की जब बात की जाएगी बेटा, तो मेरे को एक चीज बताओ, सिंपली मैं बोलूंगा कि सर यू एवरेज के केस में ये क्या है, ऐसे ही मोशन कर रहे हैं। तो यू एवरेज के केस में क्या हुआ कि सर ये हमारा क्या है, एवरेज है, एवरेज वेलोसिटी। बोलो सर बिल्कुल करेक्ट है। और ये एवरेज वेलोसिटी है, तो इस केस में क्या है कि सर मैं बोलता हूँ u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस u4 और टिल दी एंड un तक हमारा क्या है सर, सारा का सारा क्या है, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, n, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, n। और ये इक्वल्स टू किसके है सर, 0 के है। क्यों है वो मैंने आपको बता ही दिया, इक्वल्स टू किसके है सर, 0 के है। बोला सर क्यों, क्योंकि सर ये रैंडम मोशन कर रहे हैं और रैंडम मोशन की करने की वजह से अल्टीमेटली एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। एक इधर भाग रहा है, दूसरा इधर भाग रहा है, तो उनका नेट जो होगा वो क्या होगा सर, 0। नेट जो होगा वो कितना होगा, 0। तो ये क्या है, नेट। अब हमने क्या किया, मैंने बोला कि यार एक दूसरा ले लो। हमने क्या बोला कि एक दूसरा हम लोग लेते हैं। मैंने बोला ठीक है, मैंने क्या किया, एक दूसरा कंडक्टर लिया। ये मैंने क्या किया, कंडक्टर लिया, और इस कंडक्टर को मैंने क्या किया है, अब की बार ये जो मेरा कंडक्टर है इसको मैंने कनेक्ट कर दिया है मेरे भाई यहाँ से एक बैटरी के साथ। ये बैटरी मैंने ली और इस बैटरी के साथ मैंने क्या किया है, इस कंडक्टर को कनेक्ट कर दिया है। जब ये बैटरी को मैंने कंडक्टर के साथ कनेक्ट कर दिया है, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है सर, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, इसकी लेंथ कितनी है, L है, ठीक है। मैंने बोला ठीक है यार। अब एक चीज मुझे बताओ कि सर ये अगर बैटरी कनेक्ट हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे, इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे, और जब इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव की तरफ जाएंगे तो उसका मतलब क्या हुआ कि सर उसका मतलब यह है कि इनको लगाव है पॉजिटिव से। अगर इनको लगाव है मेरे भाई पॉजिटिव से, तो ये क्या करेंगे, इसकी तरफ आने लगेंगे। क्यों लगेंगे, क्योंकि सर यहाँ पे ये पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल बन गया, पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मोशन करेंगे। बोलो सर बिल्कुल है, इस तरफ जाएंगे, एक लाइन के अंदर ही इस तरफ जाएंगे। बोलो सर बिल्कुल करेक्ट है। अगर ये लाइन के थ्रू इसमें जाएंगे, इस तरफ यहाँ पे जाएंगे, तो मेरे भाई क्या हुआ, बोला सर यहाँ से अब ये बिल्कुल एक तरफ मोशन कर रहे हैं। अगर एक तरफ मोशन कर रहे हैं तो इस केस में इनकी नेट जो एवरेज वेलोसिटी है वो 0 नहीं होगी। क्यों, क्योंकि सर सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में है, सारे के सारे क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। अगर सारे पॉजिटिव की तरफ आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि सर अब ये 0 नहीं होने वाली है। तो क्या होगी, मैंने बोला कि सर V जो एवरेज होगी, V एवरेज जो होगी वो नॉट इक्वल्स टू 0 होगी इस केस में। तो फिर हम लोग बोलेंगे सर V एवरेज जो है, या फिर मैं इसको VD बोल देता हूँ, क्या बोल देता हूँ बेटा, इसको VD ही मैं बोल देता हूँ, या फिर V एवरेज ही लिख लीजिए, कोई बात नहीं। ये क्या है, V एवरेज बोल दीजिए। ये V एवरेज इज इक्वल टू क्या है बेटा, VD है, जिसको आप लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हो। ठीक है, कितनी हो जाएगी सर, V1 V2 प्लस V3 प्लस V4 टिल दी एंड कहाँ तक जाएगा सर, ये जाएगा Vn तक, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा बेटा, n। बोले सर क्लियर है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, मैंने बोला कि सर क्या, कि यार यहाँ पे आपको एक चीज़ दिख रही है। बोला सर क्या दिख रही है, कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है। बोला सर ठीक है इलेक्ट्रॉन्स है, आपने जो बोला
ठीक है बेटा, बैटरी जब कनेक्ट कर दोगे तो आपस में नहीं लड़ेंगे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, अपने आप नहीं लड़ेंगे। बोले ठीक है सर। अब क्या हुआ कि सर जैसे ही इस बैटरी को मैंने कनेक्ट किया तो सर करंट भी फ्लो करेगा। बोला सर करंट की डायरेक्शन ये है। मैंने बोला ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही होगी। बोला सर ठीक है। अब एक चीज मुझे सिखाओ कि सर जब भी इलेक्ट्रॉन्स किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक फोर्स लगाता है, ठीक है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन लगाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाता है। बोले सर कितना लगाता है, जैसे आप लोगों ने अगर पढ़ा हो तो F इज इक्वल टू क्या होता है सर, QE होता है हमारा, वहां पे QE होता है। ये कब होता है, जब पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन नेगेटिव चार्ज होता है तो क्या होता है सर, माइनस QE हमारा हो जाता है। अगर ये माइनस QE है तो इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। मैंने बोला सर ठीक है, बिल्कुल माइनस EE हो जाएगा। बोला सर हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगा रहा है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगा रहा है, कौन लगा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, फोर्स लगाएगा इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। अगर इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा तो कितना आएगा सर, F इज इक्वल टू, देखो, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, F इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस EE। बोला सर ठीक है। अब मुझे बताओ कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, उसके ऊपर फोर्स भी है, तो क्या उसके ऊपर एक्सेलरेशन होगा या नहीं होगा। बोला सर बिल्कुल उसके ऊपर एक्सेलरेशन होगा। अगर एक्सेलरेशन होगा तो F इज इक्वल टू क्या होता है सर, F इज इक्वल टू हमारा होता है ma। मैंने बोला ठीक है। तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, F अपॉन m। मैंने बोला ठीक है यार, F अपॉन m हो जाएगा। यानी कि सर अल्टीमेटली अगर ये एक्सेलरेट करेगा तो इसके ऊपर एक्सेलरेशन भी होगा। एक्सेलरेशन अगर है तो वो कितना हो जाएगा सर, वो हो जाएगा A इज इक्वल टू F अपॉन m। मैंने बोला ठीक है यार। इसको इक्वेशन देखो, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2 डाल दीजिए, इसको इक्वेशन 3 डाल दीजिए और इसको इक्वेशन नंबर 4 डाल दीजिए, ठीक है। इक्वेशन 4 है तो यहां से क्या बन जाएगा सर, ये हमारा बन जाएगा माइनस EE डिवाइडेड बाई m। ये क्या हो जाएगा, फोर्थ इक्वेशन। बोलो यहां तक किसी को परेशानी, किसी को दिक्कत है तो मुझे बताओ, ठीक है। हाँ बेटा बिल्कुल हो जाएगा। देखो अगर आप लोग मेरे लेक्चर्स देख रहे हो ना बेटा, तो आप लोगों को एनसीईआरटी को पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं सारा जो कराता हूं वो हमेशा एनसीईआरटी से ही फॉलो कराता हूं सब कुछ, ठीक है। जल्दी मुझे बताओ कि क्या E इज इक्वल टू माइनस E नहीं हो जाएगा। बोला सर बिल्कुल हो जाएगा। अगर ये हमारे पास हो गया F इज इक्वल टू ma होता है तो हमने ये निकाल लिया। अब मैं बोलता हूँ, सुनो मैं क्या बोलता हूं सर, इनिशियली इनकी जो वेलोसिटी थी वो थी u1 v1 u2 v2 u3 u4 u5। मैंने बोला ठीक है, लेकिन सर थोड़ा सा टाइम बाद में क्या हुआ, T1 T2 T3 सबके लिए इन सेकंड टाइम के बाद में इनकी वेलोसिटी कितनी हो गई है सर, v1 v2 v3 v4 v5, ठीक है। ये हुआ है, बिल्कुल करेक्ट है ना ये तो। बेटा इलेक्ट्रॉन कभी कोलिजन नहीं करेंगे। जब एक चीज बताओ, आप लोग एक कोलिजन करते हो कि जब आप लोग एक सीधी लाइन के अंदर जाते हो तो क्या आप लोग कोलिजन करते हो कि आगे वाले से भिड़ जाते हो, ऐसा कभी होता है क्या। बोला नहीं होता है। कोलिजन कब करते हो, जब लाइन नहीं है, आप लोग रैंडम मोशन कर रहे हो। यहां पे ये क्या कर रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन है इस जगह क्या कर रहे हैं, रैंडम मोशन कर रहे हैं। अगर ये रैंडम मोशन करेंगे ना तो फिर यहां पे हम लोगों के कोलिजन्स आएंगे, रैंडम मोशन करेंगे तो, ठीक है, रैंडम मोशन की बात है। क्लियर है। अब देखो क्या हुआ कि सर अगर ये है तो मुझे एक चीज बताओ कि सर यहां से मैं बोलता हूं कि u1 u2 u3 u4 टिल द एंड, कहां तक, un, इससे चेंज होने में टाइम जो लगा है, टाइम टेकन चेंज होने में u1 u2 टू v1, इसको मैं इधर ही लिख देता हूं ऊपर, ठीक है। ठीक है, बोलो सर ठीक है, इसको मैं यहां लिखता हूं, ठीक है। अब देखो क्या हुआ कि सर यहां पे अगर मैं बात कर रहा हूं तो देखो मैंने बोला u1 u2 u3 u4 से un चेंज v1 v2 v3 vn, ठीक है। टाइम टेकन, टाइम मान लीजिए इन्होंने जो इसके लिए लिया वो लिया है a1, टाइम जो लिया है उसको t1 t2 t3 मान लीजिए। टाइम जो टेकन है इनका कितना टाइम लिया है उसको देख लीजिए। टाइम की अगर मैं बात करता हूं तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, टाइम जो हो जाएगा वो हो जाएगा सर t1 t2 t3। अब मुझे एक चीज बताओ, आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है,
आपके पास फाइनल वेलोसिटी है, आपके पास टाइम है, तो क्या आप लोग मोशन की इक्वेशन नहीं लगा सकते? क्या मोशन की इक्वेशन नहीं लग सकती इसमें? मुझे एक चीज बताओ, क्या मोशन की इक्वेशन नहीं लग सकती? बोले सर बिल्कुल लग सकती है। तो क्या होगी यार, मोशन की इक्वेशन की जब बात की जाएगी तो मैं बोलता हूं, देखो आप लोगों को पता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की अगर बात करते हैं तो क्या होती है? फर्स्ट इक्वेशन की अगर मैं बात करता हूं तो क्या होती है सर? u इज इक्वल टू वी प्लस बी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, या v इज इक्वल टू होता है? बताओ, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है? बोलो सर बिल्कुल है। v इज इक्वल टू क्या है? u प्लस ए टी। बोलो सर बिल्कुल करेक्ट है। मैंने बोला ठीक है, बोलो ओके है। अगर ये है तो मेरे भाई देखो, सबसे पहले वाले के लिए क्या हो जाएगा सर? v1 u1 प्लस a t1, पहली इक्वेशन हो गई। ऐसे चलते चलते vn तक जाएगा, बोला जाएगा सर vn un प्लस a t टू द पावर n हो गया। कहां तक इक्वेशन? मतलब टिल द एंड चेंज होती जाएगी, ठीक है, चेंज होती है। हाँ बेटा, इक्वेशन, हाँ डिस्टेंस भी निकल जाएगा, डिस्टेंस भी, सब कुछ निकल जाएगा यार, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ थोड़ा सा, बोले सर अगर ये है तो अब यहां से क्या हुआ कि सर ये v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है, v1 इज इक्वल टू u1 प्लस ए t1, ये हमारे पास आ गया। लेकिन सर अगर मैं यहां से इस तरीके से सबकी वैल्यू निकालता हूं तो क्या इक्वेशन 2 में नहीं रख सकता वैल्यूज को? बोला सर रख सकते हो, तो लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 2 इक्वेशन 2 में अगर इसको रखोगे तो क्या हो जाएगा? इक्वेशन 2 में रखोगे तो क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा वी डी इज इक्वल टू v1 v2 v3 की जगह रखो, इसके अंदर क्या हो जाएगा? बोला सर ये हो जाएगा u1 प्लस at1 प्लस u2 प्लस at2 प्लस कहां तक जाएगा सर? ये जाएगा un प्लस atn। मैंने बोला ठीक है यार, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा सर? डिवाइडेड बाई हो जाएगा n, डिवाइडेड बाई हो जाएगा n। अगर ये डिवाइडेड बाई n है तो अब यहां से देखो थोड़ा सा। बोला सर क्या देखना है? अगर इसको देखोगे तो एक चीज समझ में आ जाएगी यार कि यहां से क्या मैं u1 u2 u3 एक साइड ले लूं? बोला सर ले लो। तो मैंने क्या किया, vd इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस टिल द एंड कहां तक un डिवाइडेड बाई n, प्लस में क्या हो जाएगा सर? a को बाहर ले लो, ये हो जाएगा t1 प्लस t2 प्लस t3 और कहां तक जाएगा सर? ये जाएगा tn तक डिवाइडेड बाई n। अब मुझे एक चीज बताओ, इसकी वैल्यू क्या है सर? ये हमारी हो गई है इनिशियल एवरेज। इनिशियल अगर ये हो गया है तो ये क्या हो जाएगा सर? 0, क्योंकि देखो u1 प्लस u2 प्लस u3 टिल द एंड ऑफ un डिवाइडेड बाई n, तो ये हमारी क्या हो गई सर? इनिशियल जो उनकी वेलोसिटीज थी उनकी। और इनिशियल कब थी सर? इनिशियल मेरी तब थी जब इसके साथ मैंने कुछ भी कनेक्ट नहीं किया था, तो उस समय तो ये 0। बोलो सर ठीक है, यहां पे क्या बच जाएगा सर? vd इज इक्वल टू, अब ये देखो t1 t2 t3 t4 ये क्या होता है सर? चेंज जो होता है उस टाइम में, यानी कि सर ये हमारा क्या होता है? रिलैक्सेशन टाइम हम लोग इसको बोल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? a टाउ डिवाइडेड बाई n, यानी कि सर a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू हमारे पास है माइनस ई डिवाइडेड बाई m n टाउ। बोलो ठीक है नहीं? और इसको देखो, इसको आप लोग क्या बोल दोगे? टाउ। ये हमारा हो गया, जल्दी बताओ, टाउ हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया? टाउ। एक सेकंड मुझे दीजिए, टाउ हो गया ना, ये देखिए, एक सेकंड मुझे दे दिए, ठीक है? समझ में आया नहीं आया? जल्दी से मुझे बताइए, समझ में आया नहीं आया? जल्दी से एक बार बताओ, जल्दी बताओ, क्या समझ में आया नहीं आया? क्या समझ में आया या नहीं आया? बोलो भाई। ए टाउ आ गया है, जल्दी बताओ। ये तो टाउ हो गया है, अब बताओ क्या हो गया? इसको लिख लो, ए की जगह क्या है? माइनस ई डिवाइडेड बाई एम, और ये टाउ। चाहो तो इसका मोड ले लो, मोड लेते ही ये सारा पॉजिटिव में चला जाएगा, यानी कि सर ई एम टाउ। तो यही हमारी क्या होती है सर? ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। यही मैंने आप लोगों को देखो यहाँ पे सिखाया था, देखो ये रही ना, माइनस ई डिवाइडेड बाई एम मल्टीप्लाई बाई टाउ। तो यही तो है कि सर माइनस ई डिवाइडेड बाई एम और टाउ। बोलो ठीक है, क्लियर है नहीं? जल्दी से एक बार मुझे बता दो, आ गया सबको? क्या होता है सर? वी डी इज इक्वल टू माइनस ई डिवाइडेड बाई एम और टाउ। इसी को आप लोग बोलते हो, क्या बोलते हो बेटा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलते हो? इसी को बोलते हो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है? ओके, बोलो सर ठीक है। अब आपको पता है क्या होता है कि सर
अगर ये तो हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की हो गई इक्वेशन जो हमने सॉल्व कर ली है, ठीक है, सबको क्लियर होगी, कहीं कुछ ऐसा नया नहीं होगा इसके अंदर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे हम लोग चलते हैं। अब हमारा जो है वो है सर कि सर ये हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया है, ये एक क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसके अंदर देखो आपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक फॉर्मूला पढ़ा, क्या पढ़ा है सर, Vd इज इक्वल टू EEm/τ। लेकिन अब यार यहाँ पे एक सवाल आ गया जो है मोबिलिटी का। क्या आ गया बेटा, मोबिलिटी की बात आ गई है। यार मोबिलिटी क्या होती है, कोई मुझे बताएगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोबिलिटी? मोबिलिटी क्या होती है, मोबिलिटी क्या होती है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, Vd/E, Vd/E की मैं बात कर रहा हूं। जल्दी बताओ क्या होगा, जल्दी बताओ क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा इसका आंसर, जल्दी बताओ क्या आंसर है इसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, बोलो बोलो क्या आंसर होगा, बताओ। देखो यार सवाल को देख लो, सीधा सीधा पता लग जाएगा। बोला सर मुझसे पूछिए मोबिलिटी। यार देखो मोबिलिटी जो होती है ना, मोबिलिटी की बात है, किसकी बात है, मोबिलिटी। ये नीट 2020 में आया हुआ है। मोबिलिटी की जब बात की जाती है ना तो मोबिलिटी हमारी होती है म्यू। ये क्या होती है सर, देखो क्या बोला कि अ चार्ज पार्टिकल हैविंग द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इतनी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इतनी दे रखी है, यानी सर Vd हमें गिवन है। Vd कितना दे रखा है, 7.5 इंटू 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। बोला सर बिल्कुल करेक्ट है, ये हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी दे रखी है, ठीक है। आगे हमें बोला है कि एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 3 इंटू 10⁻⁻10, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि सर ई हमें गिवन है कितना है, 3 इंटू 10⁻⁻10 वोल्ट पर मीटर। बोला सर ठीक है, तो ये हमारा है। तो देखो मोबिलिटी जो हमारी होती है ना वो क्या होती है, अगर मोबिलिटी को देखते हो तो ये हमारी होती है Vd/E। याद रख लीजिए क्या हो जाता है, Vd/E हमारी मोबिलिटी हो जाती है। क्या हो जाती है, Vd/E। ये हमारी क्या होती है, मोबिलिटी होती है। अगर इस मोबिलिटी की बात कर रहे हो तो कितना आंसर आ जाएगा सर, ये आ जाएगा Vd की वैल्यू 7.5 इंटू 10⁻⁴। बोला सर ठीक है, नीचे कितना आ जाएगा सर, 3 इंटू 10⁻⁻10। तो देखो यार सीधा सीधा आ जाएगा, 3 से कैंसिल आउट करोगे सर 2.5, तो 2.5 इंटू आ जाएगा 10⁻⁶। और क्या है मोबिलिटी, 10⁻⁴ क्या आ जाएगा 6। अगर ये 10⁻⁶ है तो यूनिट क्या आ जाएगी सर, यूनिट आ जाएगी मीटर स्क्वायर और डिवाइडेड बाई V, और क्या आ जाएगा S। बोलो सर ये क्या होगा, क्योंकि बेटा अगर आप लोग देखो मैं एक फॉर्मूले की बात करता हूं जिससे आप लोग इजीली समझ पाओगे। फॉर्मूले की बात करता हूं कैसे, देखो यार अगर आप लोगों ने अभी फॉर्मूला देखा हो तो I इज इक्वल टू क्या था कि सर I इज इक्वल टू क्या था, NEA Vd हमारे पास था। बोलो सर बिल्कुल करेक्ट है, NEA Vd हमारे पास था, ठीक है। अब अगर आप लोग जाते हो, देखो अगर मैं जाता हूं किसकी तरफ सर, जब E की मैं बात करता हूं, E के रिस्पेक्ट में मैं जाता हूं तो क्या चीजें होंगी। तो यार E क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैंने बोला सर बिल्कुल करेक्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोगों के पास है, ठीक है। अब मैं बोलूंगा कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मेरे पास है तो उसके रिस्पेक्ट में मुझे क्या निकालनी है, मोबिलिटी। तो मोबिलिटी क्या होती है सर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है उसको हम लोग बोलते हैं मोबिलिटी। क्या बोल देते हैं, मोबिलिटी हम लोग उसको बोल देते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा आप लोग कर ही सकते हो। अगला सवाल जो है वो है सर रिलेशन की। देखो अब रिलेशन देखो आप लोग, देखो रिलेशन की बात है, मैंने बोला ठीक है। अब रिलेशन देखो क्या होती है, देखो यहीं पे आप लोगों को क्या आ जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का भी आ जाएगा। कैसे, देखो सर अगर मैं बात कर रहा हूं रिलेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी और मोबिलिटी विद इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यार अभी आप लोगों ने पढ़ा कि सर I इज इक्वल टू क्या होता है सर, I इज इक्वल टू होता है NEA Vd। मैंने बोला ठीक है यार, अगर ये है तो अब मेरे को एक चीज बताओ आप लोग, थोड़ा सा मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा क्या कि सर अगर मैं करंट को लिखता हूं इन द फॉर्म ऑफ मोबिलिटी, अगर इन द फॉर्म ऑफ मोबिलिटी लिखवाना चाहते हो तो क्या होगा कि सर देखिए E की जब बात करें, म्यू इज इक्वल टू क्या होता है सर, म्यू इज इक्वल टू होता है Vd/E। मैंने बोला ठीक है, यही तो होता है ना भाई, म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, Vd/E होता है। अगर ये हमारा होता है म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, Vd/E होता है, तो रख दो इसके अंदर क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू हो जाएगा NEA और क्या हो जाएगा μe। बोलो सर ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाती है इन द टर्म ऑफ मोबिलिटी। N क्या होता है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब, और ए क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। तो ये हमारे पास क्या होती है, रिलेशन होती है इनके बीच में। चलते हैं आगे,
करंट डेंसिटी क्या होती है सर? करंट डेंसिटी का मतलब होता है करंट पर यूनिट एरिया, कि सर करंट पर यूनिट एरिया कितना है उसको हम लोग बोलते हैं करंट डेंसिटी। देखो क्या होता है कि सर करंट डेंसिटी एट द पॉइंट विद इन अ कंडक्टर इज द करंट थ्रू अ यूनिट एरिया of the conductor around the points provided the area is perpendicular to the direction of the flow of current at that point। यही हमारी क्या होती है? करंट डेंसिटी होती है। करंट डेंसिटी को आप लोग लिखते हो J इज इक्वल टू आई बाई ए। बोला सर ठीक है। आई की वैल्यू क्या होती है सर? आई की वैल्यू होती है NEAVD। बोला सर राइट है। डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? ए, तो ए से ए कैंसिल आउट। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? NEVD हम लोग इसको लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? NEVD। ये हमारी होती है करंट डेंसिटी। इसको आप लोग बोलते हो, क्या बोलते हो? करंट डेंसिटी। ठीक है, करंट डेंसिटी आप लोग इसको कहते हो। दिमाग में बिठा लेना अच्छे से फॉर्मूले के थ्रू, करंट डेंसिटी। अब हम लोग आगे चलते हैं। अगर वेक्टर फॉर्मेशन में लिखोगे तो इसको लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलो, आगे चलो, क्योंकि देखो आप लोगों को पता है कि सर इसको हम लोग कैसे लेंगे? डॉट प्रोडक्ट में। क्यों? क्योंकि सर क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि बेटा देखो वेक्टर फॉर्मेशन में अगर मैं करंट की बात करता हूं तो क्या होता है? क्या ये मेरी स्केलर होती है या वेक्टर होती है? कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग बताइएगा, क्योंकि यहाँ डॉट लगाए तो इससे आपको आसानी से पता लग रहा होगा कि आई हमारा क्या है, स्केलर है या वेक्टर। ये कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग बताइएगा जरूर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। क्योंकि देखो आपको अगर याद हो तो जो करंट होता है ये किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग चीजें इसके अंदर होती है। सर I1 इधर से आ रहा है, I2 इधर से आ रहा है, तो I3 इधर निकलेगा जो I1 प्लस I2 का होगा। लेकिन सर डायरेक्शनल की बात यहाँ पे आ जाती है, जो हमारे वेक्टर्स लॉज होते हैं ना उनको वहां पे वो फॉलो नहीं करता है, तो उनकी बात है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। क्या होता है सर ओम्स लॉ? ओम्स लॉ कहता है कि सर ओम्स लॉ की जब बात की जाती है, देखो सीधा सिंपल है कि सर अगर मेरे को कंडक्टर लेना है, कंडक्टर अगर मैंने लिया तो कंडक्टर के जो दोनों पॉइंट्स हैं उनके अक्रॉस हमारा कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमारा किसके प्रोपोर्शनल होता है? वो हमारा प्रोपोर्शनल होता है करंट जो हमारा इसके अंदर से फ्लो कर रहा है। करंट जो इसके अंदर से फ्लो कर रहा है उसके प्रोपोर्शनल होता है जो इसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा है। लिखा हुआ है ओम्स लॉ, it states that the current flowing in a conductor is directly proportional to the potential difference applied across the conductor provided physical conditions constant। फिजिकल कंडीशंस क्या हो रही हैं? कांस्टेंट होनी चाहिए। कैसे? कि सर मान लीजिए अगर इसका टेम्परेचर की बात है तो टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सर वायर की लेंथ इंक्रीज होने का डर रहता है। हो सकता है वायर, जैसे आप लोगों को पता हो कि सर वायर हमारे क्या होते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो थोड़ा लूज हो जाते हैं। हो सकता है सर सर्दी के टाइम है तो वायर थोड़ा टाइट हो गया, तो उससे हम लोगों को दिक्कत होगी। तब क्या है कि अगर सारी फिजिकल क्वांटिटीज लाइक प्रेशर हुआ, टेम्परेचर हुआ, एरिया हुआ, अगर ये सारी चीजें कांस्टेंट हैं तो उस केस में हमारा जो करंट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारे पोटेंशियल डिफरेंस के। V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? IR हमारा आ जाएगा। और R का जो हम लोग V और I का ग्राफ देखेंगे वो क्या आता है? स्ट्रेट लाइन के अंदर आता है, जो हमारा क्या डिनोट कर रहा है कि सर यहाँ पे R जो है, V और I है, दोनों टाइम के साथ सेम तरह से चलते हैं कि अगर मेरा वोल्टेज बढ़ रहा है तो करंट भी बढ़ रहा है, वोल्टेज डाउन है तो करंट डाउन है। R हमारा क्या करता है? रेजिस्टेंस होता है, जो क्या करता है हमारा जो करंट फ्लो होता है उसके रास्ते में क्या करता है बेटा? अपोज करता है, उसको रोकता है, जाने देना नहीं चाहता है। ये वही होता है कि सर हम लोग तो जाना देना चाहते हैं, हम लोग जाना चाहते हैं रास्ते में, लेकिन गुंडे हमें मिल जाएं तो हम लोग वहीं पे रुक जाते हैं। वही चीज़ इनके साथ होती है। तो देखिए ये हमारा क्या होता है कि अगर मैं यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस की बात करता हूँ, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की बात करें तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या होता है? द हिंड्रेंस ऑफर्ड बाय द कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड ऑन इट्स लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड नेचर ऑफ द मटेरियल इज गिवन बाय। क्योंकि आप लोगों को पता है, देखो आप लोगों ने यहाँ पढ़ा हुआ है कि सर R इज इक्वल टू क्या होता है? सर R इज इक्वल टू होता है रो L अपॉन A। R इज इक्वल टू रो L अपॉन A हमारा होता है। यहाँ पे रो क्या होता है? सर ये हमारी होती है नेचर ऑफ मटेरियल, कि सर किस टाइप का हमारा मटेरियल है, नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है, उसके अलावा क्या होगा? नेचर ऑफ मटेरियल के अलावा ये हमारी क्या है बेटा? लेंथ है, और ये हमारा क्या है सर? एरिया है। क्या है? एरिया है, राइट। और इसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्या बोल देते हैं बेटा? इसको रेजिस्टेंस हम लोग बोल देते हैं, राइट है। दिमाग में आ गया होगा। अब आपको पता है कि सर ये हमने कहाँ से लिखा, सबसे बड़ी बात है। तो देखो यार यहाँ पे ये जो R इज इक्वल टू रो L अपॉन A है ना, ये आप लोग इससे भी बना सकते हो। बोलो सर कैसे बना सकते हैं, कोई आइडिया?
मैंने बोला यार आप लोगों को अगर याद हो तो I इज इक्वल टू क्या होता है सर, NEAVD होता है। मैंने बोला ठीक है यार, अब NEAVD जो आप लोगों के पास है तो आप लोगों ने देखा कि सर NEAVD है, A को मैं चेंज कर सकता हूँ या VD को चेंज कर सकता हूँ। बोला सर कर सकते हो, इन द फॉर्म ऑफ मोबिलिटी भी आप लोग जा सकते हो, क्या कर सकते हो, इन द फॉर्म ऑफ मोबिलिटी आप लोग आगे बढ़ सकते हो, राइट है, मोबिलिटी के थ्रू आप लोग जा सकते हो। या फिर आप लोग क्या कर सकते हो, मैं बोल सकता हूँ कि सर VD की जो वैल्यू आप लोगों को निकाली थी, अभी VD की वैल्यू क्या निकाली थी आप लोगों ने, थोड़ी देर पहले ही निकाली थी सर, VD की वैल्यू निकाली थी EE डिवाइडेड बाई M और टाउ, इसको भी रख के वहाँ पर सॉल्व कर सकते हो। क्या था, I इज इक्वल टू NEAVD था, VD की जगह रख दो, क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, NEA। अब यहाँ से देखो EM बाई M और टाउ। मुझे बताओ E की बात करोगे तो E हमारा क्या होता है, E को इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर निकालना चाहते हो इन द फॉर्म ऑफ V बाई L। V बाई L का मतलब क्या होता है, वोल्ट पर यूनिट लेंथ। आप लोगों को याद होगा, अगर नहीं याद है तो हम लोग जब पोटेंशियल ग्रेडियंट की बात कर रहे थे तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि सर E इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस DV बाई DR हमारा होता है, राइट, सबने देखा होगा, पढ़ा है सेकंड चैप्टर के अंदर। तो इसको यहाँ पे फिल्ड अप कर दीजिए, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा NEA E डिवाइडेड बाई M, और यहाँ पे E की जगह क्या आ जाएगा सर, V बाई L, यहाँ पे क्या आ जाएगा टाउ। तो देखो भाई मेरे, यहाँ से क्या करो, V को इसके I को इधर ले आओ, इसको क्या करो M L डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, NE स्क्वायर A टाउ, NE स्क्वायर A टाउ, और यहाँ से क्या आ जाएगा सर, V बाई I। अब मेरे भाई V बाई I हमारा क्या होता है, अगर आप लोगों को पता हो तो रेजिस्टेंस होता है सर, V बाई I हमारा क्या होता है सर, रेजिस्टेंस होता है, ये तो मेरा R होता है। अब यहाँ से देखो सर, हम लोग फॉर्मूला क्या लिखते हैं सर, हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं रो L अपॉन A, नीचे सर A है ऑलरेडी, तो हमारा रो क्या हो जाएगा सर, रो यहाँ से हो जाएगा M L, देखो रो की बात कर रहे हो ना, रो निकाल लेते हैं, रो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर आप लोग देखते हो तो रो हमारा हो जाएगा सर M डिवाइडेड बाई NE स्क्वायर और टाउ, ये हमारा रो हो जाएगा। अब मेरे को बताओ रो और टाउ क्या है, दोनों इन्वर्सली है, रो और टाउ क्या है बेटा, दोनों इन्वर्सली हैं, यानी कि सर रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी तो हमारा टाउ डिक्रीज होगा, ठीक है। यहीं से हमारे कॉन्सेप्ट आते हैं दो चीज, बोलो क्या सर, यहीं से आप लोगों को मिलता है बेटा, अगर आप लोगों को याद ना हो तो मैं बता देता हूं, आप लोगों को दो चीजें मिलती हैं यहीं से, बोलो सर क्या मिलती हैं, यहीं से दो चीजें मिलती हैं जिसको आप लोग बोलते हो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, आगे जाके जो पढ़ोगे पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है एक, तो एक हमारा होता है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, यानी कि सर इसका मतलब क्या हुआ यार, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब होता है कि सर जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है वैसे ही क्या होता है, कंडक्टर्स के अंदर रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज करने लग जाता है। यानी कि सर टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज करेगी, रेजिस्टिविटी इंक्रीज करेगी तो कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगी, कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगी तो टाउ हमारा क्या है, क्या होगा, टाउ हमारा क्या होगा, क्योंकि देखिए रेजिस्टिविटी और टाउ का इन्वर्सली रिलेशन होता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी ये सारी हो गई, तो ये हमारा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, सॉरी इंक्रीज, ठीक है। टाउ के बाद देखो टाउ क्या है, रेजिस्टिविटी के इन्वर्स है, यानी कि सर रेजिस्टिविटी अगर हमारी इंक्रीज कर रही है तो ये डिक्रीज हो जाएगा, राइट, डिक्रीज हमारा हो जाएगा। और हम लोग बात करते हैं नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, जिसमें हम लोग बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स की, मैं बात कर रहा हूँ सेमीकंडक्टर्स को, जो आपको पता होना चाहिए कि सर इनके केस में क्या होता है कि सर टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है तो रेजिस्टेंस क्या होता है, डिक्रीज होता है, रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती है, रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती है तो कंडक्टिविटी क्या करती है, इंक्रीज करती है, कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी तो हमारा टाउ भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्यों करेगा, उसके पीछे का रीजन देखो, टाउ क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। बोलो सर क्यों, क्योंकि देखो आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा है, लेकिन जब आप लोग जाओगे चैप्टर नंबर 14 की तरफ, वहां पे आपका एक रिलेशन होता है कंडक्टिविटी का, जो हमारी क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टिविटी की, कि सर जी अगर रेजिस्टिविटी इंक्रीज करेगी तो कंडक्टिविटी उसकी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। और आप लोगों को पता है कि रेजिस्टेंस की डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा तो कंडक्टिविटी उतनी ही डाउन जाएगी। तो ये आप लोगों के दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि सर ये कहां से, क्योंकि ये सवाल आप लोगों से पूछा जाता है, ये सवाल बहुत बार पूछा जाएगा, ये आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए, इसको स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत बार पूछा जाता है इससे, ठीक है।
क्लियर हुआ? क्लियर है तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं। ये मैंने अब ये हमारा क्या होता है, देखो ये हमारे दो चीज़ें होती हैं। ये हमारा होता है, एक होता है ओमिक, एक होता है नॉन ओमिक। ओमिक जो होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, नॉन ओमिक कौन होते हैं, जो हमारे ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, द फ्लो कंडक्टर और सर्किट एलिमेंट्स ऑफ द वीआई ग्राफ इज लीनियर आर कॉल्ड ओमिक, द एग्जांपल आर मेटेलिक कंडक्टर। ठीक है, ऑन द अदर हैंड द सर्किट एलिमेंट्स फॉर विच आई एंड वीआई ग्राफ्स इज नॉन ओमिक आर कॉल्ड नॉन ओमिक कंडक्टर्स, द एग्जांपल्स आर जंक्शन डायोड्स एंड ट्रांजिस्टर्स। मैं दोनों चीज आपको बता दिए, जो ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे ओमिक होंगे, जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे वो नॉन ओमिक होंगे। ये दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए। ठीक है, आगे चले। अब आगे आती है सर पावर। बोलो सर पावर। मैंने बोला ठीक है यार, पावर की बात है तो देखिए यार, जो पावर आपकी होती है ना, पावर का मतलब क्या होता है सर, एनर्जी या पर यूनिट टाइम, यही होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम। बोला सर बिल्कुल सही है। अब एनर्जी कैसे निकालते हो सर, एनर्जी को मैं देखूं तो हम लोग क्या निकालते हैं सर, W हमारा जो आता है मैं बोलता हूं VIT आता है। बोलो सर बिल्कुल करेक्ट है, VIT हमारा क्या आता है, W आता है। बोलो ठीक है, नहीं ये कितने लोगों को पता है कि ये VIT आता है या कुछ और आता है, कितने लोगों को आइडिया है, बोलो कितने लोगों को आइडिया है कि VIT आता है या कुछ और आता है, जल्दी से मुझे बताओ, बोलो। अरे कितने लोगों को आइडिया है यार, बोलो सर कैसे पता लगेगा। मैंने बोला यार आप लोगों ने पिछले चैप्टर के अंदर पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है सर, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू क्या होता है सर, वर्क अपॉन चार्ज। मेरे को एक चीज बताओ, वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, वर्क इज इक्वल टू हो जाएगा पोटेंशियल इनटू चार्ज। सर ठीक है, पोटेंशियल क्या होता है सर, पोटेंशियल होता है V, चार्ज क्या होता है सर Q/T। ठीक है, Q/T, और ये Q देखो चार्ज है, चार्ज हमारा Q/T नहीं होता, चार्ज करंट होता है ना Q/T। तो एक सेकंड रुकिए, चार्ज की बात है ना, चार्ज हमारा क्या हो जाएगा, देखो करंट आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा है सर, करंट क्या होता है चार्ज पर यूनिट टाइम, और अगर Q की बात करोगे तो क्या हो जाएगा सर IT। बोलो सर बिल्कुल है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ठीक है, बोलो सर बिल्कुल करेक्ट है। अगर ठीक है तो यहां से क्या हो जाएगा सर VIT, बोलो सर VIT, W वर्क हो गया। और वर्क ही क्या होता है सर, वर्क स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, वर्क स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगर वर्क स्टोर हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी तो पावर इज इक्वल टू क्या होती है सर, पावर इज इक्वल टू हमारी हो जाती है एनर्जी पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट टाइम कितना हो जाएगा सर, ये है VIT डिवाइडेड बाई T, तो T से T कैंसिल आउट, क्या आ गया है सर VI, एक तो VI आ जाएगा। बोलो सर और भी इसको आगे एक्सटेंड कर सकते हो, क्यों, क्योंकि सर आपको पता है V इज इक्वल टू क्या होता है IR होता है, तो I इज इक्वल टू क्या होता है सर V/R हो जाता है। तो रख दीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा सर V इंटू V/R, ये क्या हो जाएगा सर V²/R। बोलो सर ठीक है, अब V की जगह आप लोग रख सकते हो V इज इक्वल टू IR होता है, तो यहाँ पे रख दीजिए V इज इक्वल टू IR, तो क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा I²R। तो ये हमारी क्या होती है बेटा, पावर होती है, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। तीनों फॉर्मूलेज मैंने ड्राइव करा दिए हैं, जो आप लोगों को थोड़ा दिमाग में बैठ जाएगा कि सर यहाँ से रेट ऑफ क्या है, रेट ऑफ एनर्जी डिसिपेट इन अ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड पावर। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा कि सर कैसे हमारे पावर के फॉर्मूले आते हैं। आप लोग आगे जाओगे चैप्टर नंबर 7 के अंदर, तो वहाँ पावर का एक और फॉर्मूला आएगा कि सर VRMS IRMS cos फाई, लेकिन वहाँ पे cos फाई क्या होता है बेटा, पावर फैक्टर होता है। पावर फैक्टर आपका होता है जो आप लोग वहाँ पे देखोगे, क्या होता है पावर फैक्टर, पावर फैक्टर आप लोग देखोगे, लेकिन वो 7 चैप्टर की बात है तो मैं यहाँ पे नहीं करूँगा उसकी बात। पावर फैक्टर आप लोग देखोगे, जिसको आप लोग बोलते हो cos थीटा या cos फाई, जो भी बोलना है आप लोग बोल सकते हो। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आप लोगों का है कंडक्टर और कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। देखो कंडक्टिविटी मैंने अभी आपको बोली कि सर रेजिस्टिविटी का जस्ट अपोजिट क्या होता है, कंडक्टिविटी होता है, ये चीज आपको पता है। तो मैंने क्या बोला, द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। ये देखो रेसिप्रोकल है, अभी अभी आपको सिखा के आया था कि सर कंडक्टिविटी क्या होती है, 1 रेजिस्टिविटी आप लोगों की होती है। अब रेजिस्टिविटी जिसकी ज्यादा होगी ये तो पता ही है, कंडक्टिविटी कम होगी। रेजिस्टिविटी का मतलब क्या है सर, रेजिस्टेंस इंक्रीज करना। ठीक है, ठीक है, हाँ बेटा पोटेंशियोमीटर तक सारी चीजें मैं पढ़ा दूंगा, पूरा कंप्लीट आज करा के जाऊंगा, पोटेंशियोमीटर तक सारी चीजें हो जाएंगे, टेंशन ना लो। ठीक है, तो सर क्या हुआ कि सर ये हमारी क्या होती है कंडक्टिविटी,
कंडक्टिविटी, अब रजिस्टिविटी हो गई, कंडक्टिविटी होगी, एक होती है आपकी बेटा कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस क्या होता है सर, हमारा रेजिस्टेंस जो होता है ना उसका रेसिप्रोकल जो होता है वो क्या होता है, कंडक्टेंस। तो द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या हुआ, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल। कंडक्टिविटी क्या हुई, रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल। तो दोनों दिमाग में आप लोग बिठा लीजिए, अच्छे से दिमाग में आ जाएगा। मैंने बोला ठीक है, तो देखो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी सर, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। ओम को ऊपर लेके जाओगे तो ओम इनवर्स, ठीक है, या इसी को आप लोग बोल सकते हो मोहोम, या इसी को बोल सकते हो सीमन, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है सर, रजिस्टिविटी हमारी यूनिट क्या कहती है, देखो रजिस्टिविटी, देखो R इज इक्वल टू क्या होता है सर, रो L अपॉन A होता है, बोला ठीक है। रजिस्टिविटी इज इक्वल टू क्या हो जाती है सर, R इंटू A डिवाइडेड बाई L, रेजिस्टेंस की ओम, मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या होता है मीटर, 1 मीटर से 1 मीटर गया, क्या आ जाएगा सर जी, ओम मीटर हमारे पास आ जाएगा, ओम मीटर हमारे पास आ जाएगा। तो 1 अपॉन ओम मीटर आ गया, ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा सर, ओम -1 मीटर -1 हो जाएगा, या इसी को आप लोग क्या लिख सकते हो सर, मोहोम मीटर -1 लिख सकते हो, या इसी को क्या लिख सकते हो सर, सीमन -1। इस तरीके से भी आप लोग इसको लिख सकते हो, ठीक है। बहुत बढ़िया, प्रेजेंट सर, ओके ओके बेटा, बहुत बढ़िया। तो यह आप लोगों की क्या होती है, कंडक्टेंस होता है और कंडक्टिविटी होती है जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंस रोल निभाती है, ठीक। एक बार यार शेयर कर दो ना यार सेशन, यार मतलब आप लोग शेयर भी नहीं कर रहे हो, अपने जितने दोस्त हैं फ्रेंड्स हैं सबको शेयर कर दो, जिससे वो लोग भी आ जाएं, ठीक है। अब देखिए सबसे बड़ी बात चीज, बोला सर ये तो हमने पढ़ लिया, अब हम लोग देखते हैं रेजिस्टेंस की बात करते हैं, रेजिस्टेंस सीरीज और पैरेलल क्या होता है। देखो सर रेजिस्टेंस की बात होती है तो सीधा सिंपल हमें ये पता है कि सीरीज और पैरेलल का मतलब क्या हुआ, रेजिस्टेंस को अगर हम लोग जो उसका फर्स्ट पार्ट है उसको अगर मैं बैटरी से जोड़ दूं, सेकंड पार्ट को मैं सेकंड रेजिस्टेंस के फर्स्ट पार्ट से जोड़ दूं, तो इस तरीके से जो मेरा कॉम्बिनेशन बनता है उसको हम लोग बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। देखो इस तरीके से जो कॉम्बिनेशन बनता है, देखो आप लोगों को पता है कि सर इस तरीके से जो मेरा कॉम्बिनेशंस बनेगा रेजिस्टेंसेस का, वो हमारा क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। अब सीरीज कॉम्बिनेशन है तो ये क्या हो जाएगा सर, R1 हो जाएगा, ये R2 हो जाएगा, ये R3 हो जाएगा, और इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है मान लीजिए I, और इनके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो है V1, इसके अक्रॉस है V2, और इसके अक्रॉस क्या है V3। अब आपको पता है कि सर अगर सारा वोल्टेज इसको एड ऑन कर देता हूं तो मेरा क्या मिल जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 मिल जाएगा। बोला सर मिल जाएगा, अगर ये मिल जाएगा तो V इज इक्वल टू क्या होता है सर, IR। अगर V इज इक्वल टू IR है तो करंट सब में सेम है, रेजिस्टेंस सबका अलग है, तो क्या आ जाएगा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आ जाएगा सर जी R1 प्लस R2 प्लस R3। बोलो ये हमारा क्या होता है, सीरीज का केस होता है, जिसको मैंने आपको यहाँ पे लिखवा दिया है। सीरीज के केस में क्या हुआ, मेरा नाम क्या है बेटा, मेरा नाम गजेंद्र शर्मा है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए सर, व्हेन रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज देन द नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, इतना क्यों, क्योंकि इन सीरीज I1 I2 I3 इज इक्वल टू IS होता है, ठीक है, और वोल्टेज क्या होता है, चेंज होता है। अगर मैं पैरेलल की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं बेटा, पैरेलल की बात करता हूं, तो देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है सर, पैरेलल कॉम्बिनेशन ये हमारा होता है, इस तरीके का जो भी हमारा कॉम्बिनेशन होता है, इस तरीके का जो भी हमारा कॉम्बिनेशंस होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या बोल देते हैं बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन बोल देते हैं, जिसके अंदर ये वैल्यू क्या होती है सर, मान लीजिए R1 है, ये R2 है, ये R3 है, करंट इनके अंदर फ्लो कर रहा है, ये सर I1 है, ये I2 है, I3 है, यहाँ I करंट आ रहा है, इनके अक्रॉस जो वोल्टेज है, इसके अक्रॉस V है, इसके अक्रॉस V है, इसके अक्रॉस V है। क्यों, क्योंकि सर जब पैरेलल की बात की जाती है तो वोल्टेज हमारा क्या होता है, सेम होता है, वोल्टेज हमारा क्या होता है, सेम होता है, करंट क्या होता है, डिफरेंट होता है पैरेलल के केस में। तो अब आपको पता है कि सर वोल्टेज अगर अलग है तो क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू क्या होता है IR, करंट अलग अलग है तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। तो सर यहाँ से क्या हो जाएगा, V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3। बोला सर राइट है, तो इनमें से क्या करोगे, V कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये आप लोगों के क्या होते हैं बेटा, इस तरीके से रेजिस्टेंसेज होते हैं जिनको आप लोगों का पता होना चाहिए, ठीक है। यस बेटा, बिल्कुल बिल्कुल, मेरा नाम गजेंद्र शर्मा है, राइट राइट राइट। तो ठीक है, यह आप लोगों के सीरीज के अंदर पैरेलल के अंदर क्या हो जाएगा, देखो वोल्टेज क्या हो जाएगा सर, सेम है, करंट हमारा क्या है, डिफरेंट है, तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इस तरीके से आगे ये चलता जाएगा, राइट। अब सबसे बड़ी बात है कि सर ये तो हमने रेजिस्टेंस के बारे में देख लिया, आगे चलते हैं। आगे जो आता है बेटा वो है रेजिस्टेंस इन सीरीज और पैरेलल। कभी कभी मान लीजिए आप लोगों को दो रेजिस्टेंस दे दे, मान लीजिए दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में दे रखा है तो उसके लिए आप लोगों को क्या होता है सर, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2। लेकिन आप लोगों को इसके लिए याद रखना है, क्या याद रखना है कि सर नीचे ले लो R1 R2, ऊपर क्या हो जाएगा सर R1 प्लस R2, ये क्या हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा R1
R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, राइट है। ये हमारे पास हो जाता है। अगर ये हमारे पास हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि सर डायरेक्ट अगर मेरे को कभी दे रखा है रेजिस्टेंसेस के बारे में और 2-3 रेजिस्टेंस मुझे दे रखे हैं, तो मैं 2 रेजिस्टेंस अगर मुझे दे रखे हैं तो मैं डायरेक्ट उनका मल्टीप्लाई कर लूँगा। कैसे? मान लीजिए इस तरीके से आपको दे दिया पैरेलल में कि सर इस तरीके से मान लीजिए एक ये रहा और यहां से दे दिया, इसकी वैल्यू दे दी 5, इसकी वैल्यू दे दी 4 ओम। तो मैं क्या करूंगा सर, इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालने की जगह मैं सीधा लिखूंगा कि 5 × 4 डिवाइडेड बाई 5 + 4 कितना हो जाएगा सर, 20/9 ओम इसका आंसर आ जाएगा। ये लो, ठीक है, ये हमारा क्या आ जाएगा, आर इक्विवेलेंट। तो इस तरीके से आपको इसको यूज करना है जब 2 की बात की जाए। और सीरीज की बात होगी तो आप लोग सीधा उसको निकाल लोगे, ठीक है, क्लियर है। हम पेड बैच में बहुत बढ़िया यार, पेड बैच में तो बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब जो पेड के हैं उनके लिए तो बहुत बेनिफिशियल होने वाला है यार ये सेशन, क्योंकि उनके लिए तो एक तरह का रिकैप हो रहा है, रिकैप है पूरा, ठीक है। आगे चलते हैं, क्योंकि इस सेशन के अंदर ऑलमोस्ट मैंने क्या किया है, पूरा थ्योरी कंप्लीट करा दिया, 2-4 क्वेश्चन भी डाल दिए जिससे आप लोगों के लिए पैकेज बहुत अच्छा हो जाए, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले अब यहाँ पे एक सर कैसे समझ में आएगा ये यार, एक चीज मुझे थोड़ा सा मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा। बोला सर क्या पूछना चाहते हो आप? मैंने बोला मान लीजिए आपके पास एक कंडक्टर है। मैंने बोला ठीक है गुरुदेव, कंडक्टर है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो भी है वो है। मैंने बोला ठीक है। मैंने बोला कि स्टार्टिंग में इसकी जो लेंथ है वो है L, ठीक है, पहले L थी, ओके। रेजिस्टेंस जो है यहां पे कितना है, R1, यहां पे कितना है, R2 है। मैंने बोला कि यार टेम्परेचर जैसे इंक्रीज हुआ, ये थोड़ा सा इसकी लेंथ इंक्रीज हो गई, तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो लेंथ इंक्रीज होगी। आप लोगों ने एक्सपेंशन पढ़े हैं, कहाँ पढ़े हैं आप लोगों ने? अगर एक्सपेंशंस को पढ़ा हुआ है जब हम लोगों ने 11th क्लास को पढ़ा है तो इजीली समझ जाओगे। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे क्या होता है, देखो जैसे एक्सपेंशंस की बात की जाती है तो वहाँ पे ये होता है कि सर जो मैं डेल आर की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे डेल आर क्या हो जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। अब डायरेक्ट प्रोपोर्शनल क्या है, मैं बोलता हूँ इक्वल्स टू अल्फा, ठीक है, अल्फा स्टार्टिंग में मान लीजिए मैं बोलता हूं RL है या R0, मान लीजिए स्टार्टिंग में मैंने बोला R है और DLT इसके इक्वल हो जाता है, और ये हमारा क्या हो जाता है, या फिर इसको R1 मान लीजिए, ठीक है। स्टार्टिंग में ये हमारा क्या होता है, थर्मल एक्सपेंशन, अगर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है उसी से आप लोग डायरेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होता है, डेल आर क्या कहता है, डेल आर कहता है कि सर जो बाद में है माइनस कर दो पहला, तो ये डेल आर निकल जाएगा। बोला सर बिल्कुल निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, डेल आर हमारा आ जाएगा, राइट है, डेल आर हमारा आ जाएगा। मैंने बोला ठीक है यार, अगर ये आ जाएगा तो ठीक है। अब हम यहां से क्या करते हैं, इसको यहां भेज देते हैं, क्या हो जाएगा, R2 = हो जाएगा R1 प्लस अल्फा R1 प्लस डेल टी। बोला सर राइट है, यहां से क्या करो, R1 को बाहर ले लो, क्या हो जाएगा बेटा, 1 प्लस अल्फा डेल टी हो जाएगा। मैंने बोला ठीक है। अब ये डेल टी क्या कहता है सर, डेल टी है टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। हाँ बेटा बहुत जल्दी आएंगे हमेशा, बहुत जल्दी मैं लेके आऊंगा 2022 के अंदर। मैं पूरे शिफ्ट वाइज पेपर कराऊंगा, शिफ्ट वाइज, कि 2022 के अंदर जो जो सवाल आए हुए हैं उनको शिफ्ट वाइज कराऊंगा यूट्यूब के ऊपर। बहुत जल्दी सेशन आएगा, टेंशन बिल्कुल मत लो, ठीक है, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी कराऊंगा, लेकिन हर चीज के लिए वेट करो। देखो अभी चीजें पहले आप लोग सीख तो लो, देन हम लोग उस चीज पे बढ़ेंगे, ठीक है। ये आ गया, तो यहां से क्या हो जाएगा सर जी, R2 = हो जाएगा R1 1 प्लस अल्फा डेल टी। बोला सर राइट है। अब डेल टी को आप लोग क्या लिख सकते हो सर, R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। ये हमारे हो गए, ये आप लोगों की होती है, ये होता है। इसी से आप लोगों ने निकाल लिया कि सर अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, ठीक है, क्या हो गया सर, अगर इसको मैं सॉल्व करता हूं तो ये RL का मतलब है बेटा जब हम लोगों ने एक्सपेंशन हो गया है उसके बाद का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, RL = R0 1 प्लस अल्फा T माइनस T0। T0 क्या है सर, T0 जो टेम्परेचर है वो है मेरा स्टार्टिंग का, T मेरा फाइनल है, ठीक है। यहां से क्या होगा कि सर इन जनरल वेरिएशन ऑफ द टेम्परेचर इज नॉट टू लार्ज देन, तो हमारा अल्फा क्या निकल जाएगा, R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। यही तो हमने लिखा है। बोला सर बिल्कुल करेक्ट लिखा है। और उसी तरीके से आपको पता है जब रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी की बात करते हैं तो दोनों ऑलमोस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हम लोग इन द फॉर्म ऑफ रेजिस्टिविटी भी इसको लिख सकते हैं। तो द फॉर्म ऑफ रेजिस्टिविटी भी हम लोग इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये हमारा क्या होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ द रेजिस्टेंस, ये हमारा होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे आप लोगों के पास आता है सर सुपर कंडक्टर। बेटा सुपर कंडक्टर क्या होता है कि बेटा देखो कब होता है कि सर हमारे जो रेजिस्टेंस होते हैं ना कुछ, वो क्या करते हैं कि जैसे ही हम लोग थोड़ा सा उसको कोल्ड कर दें, थोड़ा सा उसको ठंडा कर दें,
थोड़ा सा अगर मैं उसको ठंडा कर देता हूं तो उस केस में क्या होता है कि वो सर क्या करते हैं, जो उनका रेजिस्टेंस होता है उसको क्या करते हैं, लूज करने लग जाते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं सुपर कंडक्टर। क्या होता है, सम सब्सटेंस लूज देयर रेजिस्टेंस व्हेन कूल्ड बिलो अ सर्टेन टेम्परेचर। उनको हम लोग क्या बोल देते हैं बेटा, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, सुपर कंडक्टर्स। ठीक है, दीज सब्सटेंस आर कॉल्ड सुपर कंडक्टर्स एंड द टेम्परेचर बिलो विच दे लूज दे आर कॉल्ड ट्रांजिशन टेम्परेचर। देखो दो चीजें आई, आप लोगों से पिछली बार पूछा गया था, जब आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे थे उनका एग्जाम में पूछा गया था सुपर कंडक्टर्स, लेकिन उनको पता ही नहीं था सुपर कंडक्टर्स क्या होता है। और जबकि ये जो हमारे पेड बैचेस थे उनके अंदर मैंने बताया था कि सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों को मैंने बताया था। ऑनलाइन चैप्टर वाइज टेस्ट बिल्कुल हो जाएगा, वो भी होगा। ठीक है, तो क्या होता है कि सर एक जो टेम्परेचर होता है जिस पे ये अपनी स्टेट को चेंज कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन टेम्परेचर। और सर एक बात ये आती है कि सर जिस पे ये रेजिस्टेंस को लूज कर रहा है उसको जो कंडक्टर जो होता है ना, उस कंडक्टर को हम लोग बोलते हैं सुपर कंडक्टर। अगर एक सर्टेन टेम्परेचर पे अगर वो अपनी क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस को लूज कर रहा है। ठीक है, रेजिस्टेंस को अगर लूज कर रहा है उसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोल देंगे बताओ, सुपर कंडक्टर। राइट, बोलो सर ठीक है। आगे चलते हैं। आगे अब आती है सबसे बड़ी बात कि बोला सर कलर कोडिंग। आप लोगों के बहुत सारे बच्चों के दिमाग में था कि सर कलर कोडिंग बता दो सर प्लीज़। मैंने बोला ठीक है यार, चल तुम्हारी बात को मैंने आज सुन लिया, कलर कोडिंग। तो ये है आप लोगों की कलर कोडिंग। कलर कोडिंग के लिए आप लोगों को ये टेबल याद रखना जरूरी है। अगर ये टेबल याद है आपको तो आप लोग इजीली चीज़ को सीख जाओगे। कैसे कि सर इसके अंदर हमारा जो कलर कोड होता है ना, देखो इस तरीके से आप लोगों को सवाल दिए जाते हैं। ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है कि सर इस तरीके से तीन चीज़ें आप लोगों को दी जाएंगी, तीन स्ट्रिप्स दी जाएंगी और एक स्ट्रिप्स ये दी जाएंगी। इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन में दिया जाएगा। तो कैसे है कि सर स्टार्टिंग के जो तीन है उनमें से स्टार्टिंग के दो है ना बेटा, उनको क्या करना है, स्टार्टिंग के जो दो है उनको तो लिखना है मल्टीप्लिकेशन में, इन दोनों को। जैसे अगर यहाँ बी और वी लिखा हुआ है तो बी वी, ठीक है, इनटू तीसरे को 10 की पावर में जो भी है 10 की पावर में 1 2 3 4 जो भी है पावर, ठीक है, 10 टू पावर। मैं जीरो लिख दिया थोड़ी देर के लिए क्योंकि यहाँ पे ब्लैक है तो ब्लैक का जीरो है। गोल्ड का मतलब होता है बेटा प्लस माइनस परसेंटेज की फॉर्म में। ठीक है, परसेंटेज, मैंने गोल्ड है तो 5%। इस तरीके से आप लोगों को ये लिखना होता है। इसको हम लोग बोलते हैं कलर कोडिंग। कलर कोडिंग के अंदर आप लोगों को कलर्स के नाम याद होने चाहिए। कलर्स के नाम याद करने का तरीका जो है वो है बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। ये आप लोगों को याद होना चाहिए कि सर क्या है, देखो बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ। ये आप लोगों की ट्रिक है, इसकी ये शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, इसको ट्रिक बोल दीजिए। ठीक है, अब यहां पे क्या है सर, बी रॉय, देखो बी से ब्लैक, बी से ब्राउन, आर से रेड, ओ से ऑरेंज, वाई से येलो, जी से ग्रीन, बी से ब्लू, वी से वॉयलेट, जी से ग्रीन और जी से ग्रे और डब्ल्यू से क्या हो जाएगा व्हाइट। ये आप लोगों को नंबर्स याद रखने हैं इनके 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये नंबर्स याद रखने। ठीक है, अब देखो क्या होता है, आप लोगों को जो क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे इसी के अंदर देख लो, यहाँ पे आपको दे दिया है बी, पहला बी दिया है, फिर सेकंड ब्लैक है, ये वॉयलेट। देखो क्या दिया है बी, एक है बी 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 बी, ये कौन सा कलर दिख रहा है आपको। अगर मैं सिर्फ एक एग्जांपल ले लेता हूं, देखो आप लोगों को कभी एग्जामिनर दे देता है, वहां पे लिखा आ जाता है कि सर पहला वाला ब्लैक है, सेकंड वाला वॉयलेट है, थर्ड वाला रेड है और फोर्थ वाला है गोल्ड। इस तरीके से अगर आप लोगों को दे देता है तो आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले आप लोगों को लिखना है यहाँ पे स्टार्टिंग के जो दोनों हैं इनको लिखना है नंबर की फॉर्म में, नंबर फॉर्म। ठीक है, और क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन में लिखना है, मल्टीप्लिकेशन नंबर फॉर्म की। मल्टीप्लिकेशन का मतलब है नॉर्मल नंबर, चलो इसको लिख लीजिए, नंबर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, और नंबर फॉर्म कैसे, देखो सबसे पहले देखो ब्लैक और वॉयलेट। ब्लैक कलर क्या है सर, 0 पे, ब्लैक कलर किस पे है, 0 पे। ठीक है, अगर ब्लैक मेरा 0 के ऊपर है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, 0। ठीक है, अब क्या है सर, वॉयलेट। हो सकता है देखो इसको थोड़ा इस तरीके से लिख लो, नहीं तो फिर आप लोग बोलोगे सर वॉयलेट और ये है, तो इसको मैं थोड़ा सा इस तरीके से लिख देता हूँ नंबर पे। ठीक है, रेड की जगह ऑरेंज और ब्लू, इस तरीके से लिख लो। ठीक है, ऑरेंज और ब्लू। तो सबसे पहले देखो ऑरेंज है, ऑरेंज कितने नंबर पे है, 3 पे, तो 3। ब्लू किस पे है, ब्लैक ब्लू है 6 पे, तो 6 इंटू रेड कितने पे है, 2। तो 2 का मतलब है बेटा 10 की पावर में 2। ठीक है, 10 की पावर में 2।
ठीक है, आगे क्या दे रखा है, अब आगे क्या लिखोगे सर, ये बीच में गैप है तो प्लस माइनस, और गोल्ड है तो क्या आ जाएगा 5%। ये टॉलरेंस होती है, ये 5% का मतलब होता है बेटा टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब समझते हो आप लोग क्या होता है? टॉलरेंस का मतलब होता है कि सर मान लीजिए कि अगर किसी इक्विपमेंट के अंदर अगर ओवर वोल्टेज और ओवर करंट की कंडीशन अगर आ जाती है तो भी वो क्या करेगा, उसको उस टाइम पे रोक लेगा, उस टाइम पे क्या करेगा बेटा, उस टाइम ड्यूरेशन के लिए रोक लेगा, यानी कि 5%। यानी कि अगर इसको देखोगे तो कितना हो गया सर, ये हो गया 3600 प्लस माइनस 5%। 3600 का 5% कितना होता है 180, तो माइनस कर दो 180, ठीक है, प्लस कर दो 180, माइनस कर दो 180। तो ये जो इनकी बीच की रेंज होगी ना बेटा, ये जो रेंज होगी ना, उस रेंज पे ये वर्क करेगा। जैसे 180 हटाओगे तो कितना होता है 18 दूना 36, और 80 हटाओगे तो 80 गया तो ये आ जाएगा 3420। 3420 तो ये आ गया 3600, और यहाँ पे क्या रेंज आ जाएगी, ये आ जाएगी 3780। तो देखो यार एक बार जोड़ लेना, फिर भी गलती अगर जुड़ जाए तो, गलत हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो यार क्या हुआ कि सर इस रेंज में ये वर्क करेगा, यानी कि 34 से 20 से लेकर 3780 की अगर रेंज में कोई चीज आ रही है, ठीक है, ठीक है, तो वो क्या है, उस रेंज में ये वर्क करेगा, राइट है, उस रेंज में वर्क करेगा। तो ये होती है कलर कोडिंग। आप लोगों से पूछा गया था पिछली बार, 1 से 2 सवाल पूछे जाते हैं सीयूटी के अंदर, पूछे गए थे इससे, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सीयूटी के अंदर पूछा गया था 1 से 2 सवाल, इससे सीधा सीधा आया था, तो मैंने कलर कोडिंग भी इसमें इंक्लूड कर लिया, क्योंकि जिससे आप लोगों को पता लग जाए कि कलर कोडिंग क्या है। इसका ट्रिक याद रखना कि सर बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ। बीबी रॉय, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं सर अब क्या है। अब डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस। देखो यार आपको पता होना चाहिए सर, बैटरी की जब बात की जाती है, देखो सुनो, देखो यार मेरे को थोड़ा सा समझ लो। देखो पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ की बात होती है। ईएमएफ का मतलब होता है, देखो आप लोगों ने सेल सब लोगों ने यूज किए हैं, बोले सर बिल्कुल किए हैं। अगर सेल सब लोगों ने यूज किए हैं तो मेरे भाई एक चीज मुझे बताओ कि सर जब कंपनी उसको मैन्युफैक्चर करती है और तब तक हम लोग उससे कोई बाहरी सर्किट नहीं लगाते हैं। बाहरी सर्किट का मतलब समझे कि सर जब तक उससे हम लोग आउटसाइड अगर कोई भी चीज नहीं लगाते हैं, आउटसाइड का मतलब समझ रहे हो कि सर मान लीजिए मेरे पास अगर कोई भी सर्किट गिवन है और उस सर्किट के साथ उसको मैंने कनेक्ट कर दिया, तब तो क्या होगा, उससे वोल्टेज ड्रॉप होगा। लेकिन सर मान लीजिए ये मेरे पास सेल है, इस सेल को मैंने अलग रख रखा है, और कंपनी ने जब इसको बनाया उस टाइम पे कंपनी ने बोला कि इसके जो ये सिरे हैं, सिरे का मतलब होता है इसके जो ये 2 एंड्स है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ये जो 2 रोड्स हैं, इनके अक्रॉस जब उन्होंने पोटेंशियल डिफरेंस लिया विदाउट एक्सटर्नल सर्किट, उसको हम लोग बोलते हैं ईएमएफ ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं, ईएमएफ ऑफ द सेल, ठीक है। सेकंड चीज होती है सर पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब है कि सर जब मैंने इससे बाहर की तरफ कोई एक्सटर्नल सर्किट लगा दिया, और एक्सटर्नल सर्किट लगाने के बाद में मैं अगर पोटेंशियल डिफरेंस ले रहा हूं अक्रॉस 2 पॉइंट्स ऑफ अ वायर, तो देन क्या होगा, वो हमारी जो वैल्यू आएगी वोल्टेज की, वो हमारी होती है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है, उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो ईएमएफ क्या हुआ, ईएमएफ इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल व्हेन द सर्किट इज ओपन। कोई सर्किट नहीं है बाहर का उसके लिए, ठीक है। सेकेंड है इट इज independent of the resistance of the circuit. The term EMF is used only for the source of the EMF. सोर्स के लिए होती है, किसके लिए होती है, सोर्स के लिए। आगे क्या है, इट इज ग्रेटर देन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स इन अ सर्किट। बिल्कुल करेक्ट है कि सर पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है कि अगर कोई एक्सटर्नल सर्किट लगा हुआ है और सर्किट मेरा क्लोज्ड है, तो उससे क्या होगा, पोटेंशियल का ड्रॉप होगा। अगर पोटेंशियल का ड्रॉप होगा तो ऑब्वियसली बात है कि सर मैं मान लीजिए अगर मेरे पास 100 रुपए हैं स्टार्टिंग में और बाद में वो 40 रुपए ही रह जाते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, वहां पे 100 रुपए से 40 रह रहा है, यानी कि 60 का नुकसान हो रहा है। 60 का जब नुकसान हो रहा है, 40 जो बच रहा है उसको हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, और जो 100 मेरा है उसको मैं बोलूंगा ईएमएफ। क्या बोलूंगा, ईएमएफ मैं उसको बोल दूंगा।
ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये क्लियर कट लिखा हुआ है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज द पोटेंशियल बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन अ क्लोज्ड सर्किट, इट इज प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस बिटवीन द गिवन पॉइंट्स, इट इज मेजर बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑफ दिस सर्किट। ठीक है, और लिखा हुआ है हाउएवर पोटेंशियल डिफरेंस इज ग्रेटर देन द ईएमएफ व्हेन द सेल इज बीइंग चार्ज्ड। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखते हैं सर यहाँ पे कैसे सर्किट होता है। तो यार देखो, यहाँ पे आपको ईएमएफ पता लगी गया है कि ईएमएफ क्या होता है। तो ईएमएफ हमारा क्या होता है कि सर जब तक कोई एक्सटर्नल सर्किट, आप लोग कोई भी सर्किट उस सेल से नहीं जोड़ते हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ईएमएफ। तो यानी कि इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ईएमएफ ऑफ दिस सेल इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन नो करंट इज बीइंग ड्रॉन फ्रॉम द सेल, जब तक कोई भी ड्रॉ नहीं होगा। सेकंड है इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब क्या है। देखो यार, इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब है कि सर मान लीजिए मैंने बोला कि मैं 100 रुपए दिया और मेरे को जो जिसको देना था उसको 40 रुपए मिला, तो ये 60 रुपए कहाँ गया। कि सर जो बीच में ये हमारे पॉइंटर्स हैं, ये बीच में जो लोग हैं, एक एग्जांपल सोचिए कि सर जब गवर्नमेंट आप लोगों के लिए कोई स्कीम बनाती है, ऊपर से 1000 रुपए आने होते हैं हर किसी के पास, लेकिन आते सिर्फ 400 रुपए हैं, तो इट मीन्स क्या हुआ कि सर आने थे 1000 रुपए, आए 400 रुपए, 600 रुपए का नुकसान हुआ। तो 600 रुपए का नुकसान किसकी वजह से हुआ सर? ये हुआ है करप्शन की वजह से। करप्शन की वजह से आप तक 400 पहुंचे। तो वही चीज क्या होता है, सेल के अंदर होता है। सेल के अंदर क्या होता है कि सर केमिकल्स हमारे अंदर होते हैं। ठीक है, अब वो क्या करते हैं सर, जब करंट उसके अंदर से नीचे से फ्लो करेगा तो वो क्या करते हैं, उनके रास्ते में हिंड्रेंस क्या करते हैं, ऑफर करते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, रुकावट उत्पन्न करेंगे, रोकेंगे उसको फ्लो होने पे करंट को, तो करंट भी क्या करेगा, वहां से निकलेगा, तो वहां पे क्या होगा, कुछ पोटेंशियल का ड्रॉप होता है, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस। उसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। जैसे मान लीजिए सर ये मेरे पास सेल है, सेल का कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसको मैंने बाहर की तरफ इस रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया और मैंने बोला कि यार ये जो V है, ये V क्या बोलेगा सर, ये वो बोलता है मैं हूं पोटेंशियल डिफरेंस। अगर सर्किट लगा हुआ है, अगर सर्किट नहीं लगा हुआ होता तो ये हमारा क्या होता है, EMF, या इसी को बोलते हो पोटेंशियल डिफरेंस। यहां से करंट फ्लो हो रहा है, तो ये अंदर जो है ना बेटा, ये क्या कर रहा है, इसके अक्रॉस क्या हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। क्या हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप हमारा हो रहा है। जब इसके अक्रॉस कोई भी वोल्टेज ड्रॉप होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप किसके अक्रॉस होता है सर, रेजिस्टेंस के अक्रॉस होता है। ठीक है, किसके अक्रॉस होता है सर, रेजिस्टेंस के अक्रॉस होता है। ठीक है, बोलिए ठीक है, नहीं जल्दी बताओ, रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हमारा होगा। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मैंने बता ही दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन द करंट इज बीइंग डिलीवर्ड टू एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस। अब इसकी इक्वेशन क्या आती है, इक्वेशन देख लीजिए। इक्वेशन जो हमारी आती है वो आती है कि सर E इज इक्वल टू V प्लस IR, और ये जो V होता है ये क्या होता है सर, IR। बोला सर कैसे लिखा, मेरे भाई एक चीज़ मुझे बताओ, मैंने बोला कि सर अगर इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या हो जाएगा सर, V इज इक्वल टू IR। मैंने बोला ठीक है, अगर ये स्मॉल रेजिस्टेंस है, इसमें भी अगर करंट फ्लो कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, इसको मैं बोल दूंगा I स्मॉल r। क्या दिक्कत है, बोलो, I स्मॉल r बोल दूंगा, किसी को दिक्कत है, क्या बोल दूंगा, I स्मॉल r मैं इसको बोल दूंगा। ठीक है, ये हमारा हो गया I स्मॉल r। तो ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है, अगर आपको इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो ये हमारा हो जाएगा R इज इक्वल टू E माइनस V डिवाइडेड बाई हो जाता है I। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, या फिर इसको आप लोग और तरीके से भी लिख सकते हो। बोला सर क्या लिख सकते हैं, मैंने बोला कि यार अगर इसको और अच्छे से लिखना है तो इसको भी IR मान लो, तो यहाँ से अगर I निकालना है तो क्या हो जाएगा, E डिवाइडेड बाई R प्लस स्मॉल r। इस तरीके से भी आप लोग कर सकते हो। बोर्ड के एग्जाम में इस फॉर्मूले पे बेस्ड सवाल बहुत अच्छे आते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा सवाल इससे पूछे जाते हैं। तो यही हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक सेल इंटरनल रेजिस्टेंस और पोटेंशियल डिफरेंस हमारे होते हैं। ठीक है, आगे चलिए। अब देखिए सेल्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन, अगर सेल हमारे सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर है तब क्या होगा। तो देखिए एक सेल ये रहा, दूसरा सेल ये रहा, इनको मैंने तीसरा सेल ये रहा, इनको मैंने कनेक्ट कर दिया है रेजिस्टेंस के साथ, तो क्या होगा, तो ये हमसे पूछ रहा है इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, तो मेरे भाई ये इससे क्या होगा। अब आप मेरे को बताओ कि सर हमने फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, अगर सीरीज है, ये देखो सीरीज है तो आप लोगों को पता होना चाहिए इसके अक्रॉस क्या है सर, ये V है। मैंने बोला कि यार हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, देखो सीरीज कनेक्टेड का मतलब क्या है सर, एक से दूसरा तीसरा तीनों को कनेक्ट कर देना, ये हमारा क्या होता है, सीरीज होता है। ठीक है, अगर ये सीरीज है तो यहां से हमें पता है कि सर E इज इक्वल टू क्या होता है सर, E इज इक्वल टू है V प्लस IR। मैंने बोला ठीक है यार, अगर मेरे को निकालना है क्या कि सर ये V है,
अगर मुझे v चाहिए तो क्या हो जाएगा, देखो सोचो यार क्या हो जाएगा, अगर इसके अंदर मुझे v चाहिए तो क्या होगा, क्योंकि देखो सीरीज के अंदर क्या चीज़ डिफरेंट होती है, पहले तो ये बताओ सीरीज के अंदर क्या चीज़ डिफरेंट होती है, क्या चीज़ डिफरेंट होगी, बोलो क्या चीज़ डिफरेंट होगी सीरीज के अंदर, सीरीज के अंदर क्या चीज़ डिफरेंस होगी मेरे भाई, ये बताओ। जब भी सीरीज की बात की जाएगी तो क्या चीज़ डिफरेंट होती है, जल्दी से मुझे जानना है यार, क्या चीज़ डिफरेंट होती है सीरीज के अंदर, बोलो सीरीज के अंदर क्या चीज़ डिफरेंट होती है। बोला सर हमारा v अलग अलग होता है, बोलो ठीक है नहीं है, बोलो v अलग अलग होता है नहीं होता है, बोला सर बिल्कुल होता है। अगर v अलग अलग होता है इसकी वजह से इसके अक्रॉस वोल्टेज सबका अलग अलग होगा, सर अलग अलग होगा, तो मैं ये नहीं बोल सकता कि सर v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर v1 प्लस v2 प्लस v3। अगर मैं कंप्लीट v की बात करता हूँ, बोला सर बिल्कुल है, तो उसके बाद में इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे कि सर v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से e माइनस आई आर है, इसको अलग अलग करके हम लोग इसके अंदर लिख लेंगे और इससे सॉल्व कर लेंगे और हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी। हमें क्या है, सॉरी हमें मिल जाएगी ई और आर की वैल्यूज़, ई की आर की वैल्यू हमें मिल जाएगी। बोलो ठीक है नहीं है, बोलो जल्दी बताओ, बोलो ई इक्विवेलेंट हमारा क्या हो जाएगा। अगर यहाँ से देखोगे तो दो चीज़ें आप लोगों के लिए मेनली रोल निभाती हैं कि सर ई इक्विवेलेंट कितना आ जाता है सीरीज़ के अंदर जब बात की जाती है, तो ई इक्विवेलेंट जो होता है ना बेटा वो हो जाता है सर E1 प्लस E2 प्लस E3 और टिल दी एंड जाता जाता है जहाँ तक इसको जाना है EN, ठीक है। और आर इक्विवेलेंट जो होता है ना, स्मॉल आर इक्विवेलेंट, सॉरी आर इक्विवेलेंट स्मॉल जो कि मैं बात कर रहा हूँ, स्मॉल आर इक्विवेलेंट की जब बात की जाती है तो वो हमारा आ जाता है सर R1 प्लस R2 प्लस R3, कहाँ तक जाता है, टिल दी एंड ऑफ Rn। बोलो ठीक है, Rn तक वो जाता है। क्लियर है सभी को, हाँ बिल्कुल। तो देखो अब क्या हुआ कि सर अगर ये V है तो मैं बोलता हूँ कि यार एक तो मुझे लेना है V। मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि मेरे पास क्या है सर, एक बैटरी, एक ये लगी हुई है बैटरी, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ये है, तो भाई इसके अंदर V कितना हो जाएगा। V की अगर मैं बात करता हूँ तो इससे V निकल रहा है, करंट है, तो अगर मैं इसके अक्रॉस निकालूंगा तो इसको मैं बोल दूंगा E इक्विवेलेंट, इसको मैं बोल दूंगा स्मॉल r इक्विवेलेंट। तो यानी कि सर यहाँ से V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, E इक्विवेलेंट माइनस हो जाएगा I R इक्विवेलेंट। बोलो ठीक है नहीं, बोलो सर बिल्कुल करेक्ट है। ये निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा, बोलो कितने लोगों को क्लियर है, अरे बताओ जल्दी से कितने लोगों को क्लियर है मेरे भाई, कितने लोगों को क्लियर है ये, बोलो सर क्लियर है। अगर ये क्लियर है तो यहाँ पे देखो क्या हुआ कि सर अगर मेरे को V1 के लिए निकालना है तो V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 माइनस आई R1। बोलो सर ठीक है। V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E2 माइनस आई R2। बोलो सर ठीक है। अगर ये ठीक है मेरे भाई तो यहाँ से देखो क्या हुआ सर, इन दोनों को ऐड ऑन कर दो, तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 करोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सर E इक्विवेलेंट माइनस आई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा सर E1 E2 को एक साथ लिख दो, E1 प्लस E2 क्योंकि पॉजिटिव है, माइनस आई बाहर ले लो और ये क्या हो जाएगा सर R1 प्लस R2। बोलो ठीक है। इससे कंपैरिजन करोगे तो पता लग गया सर आर इक्विवेलेंट और ई इक्विवेलेंट की वैल्यूज क्या आएंगी, वो मैंने यहाँ पे लिख दी है, ठीक है क्लियर है। तो इजीली आप लोग इसको कैलकुलेट कर जाओगे। तो ये हमारा होता है सीरीज। पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात आती है तो पैरेलल कॉम्बिनेशंस को देखिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे होते हैं। देखो पैरेलल कॉम्बिनेशंस को हम लोग इस तरीके से बोलते हैं कि सर ये हमारे क्या होते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको पता है कि आर की वैल्यू डिफर करती है, आर की वैल्यू क्या करती है, डिफर करती है, ठीक है। वापस फॉर्मूला वही लगाना है, आर की वैल्यू डिफर करती है तो ई इज इक्वल टू क्या होगा सर, वी प्लस आई आर। मैंने बोला ठीक है यार। अब यहाँ पे देखियो आई की वैल्यू अलग अलग है तो क्या मैं इसके अंदर नहीं लिख सकता, बोले सर क्या लिख सकते हो। मैंने बोला यार आई की अगर मेरे को वैल्यू लेनी है क्या हो जाएगा सर, ई माइनस वी डिवाइडेड बाई हो जाएगा आर। बोला सर राइट है। तो इसके लिए अलग अलग हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। बोला सर राइट है, ठीक है। बोला सर ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा सर, यहाँ से अगर इसको लिखोगे तो यहाँ से देखो I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, E1 माइनस वी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा R। देखो पहले वाले केस में क्या था, पहले वाले केस में आपका V अलग था, I सेम था, ठीक है, I सेम था। लेकिन यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे आपका I अलग है, V सेम है, I अलग है, V सेम है और रेजिस्टेंस तो अलग है। तो I2 हो जाएगा क्या हो जाएगा, E2 माइनस V R2 हो जाएगा। बोलो ठीक है सर। तो इनको जब अलग अलग लिखोगे तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 अगर आप लोग करते हो, I1 प्लस I2 अगर इसको करते हो, ठीक है, I1 प्लस I2 अगर करते हो तो यहाँ से क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा E1 माइनस वी डिवाइडेड बाई R1 प्लस में क्या हो जाएगा E2 माइनस वी डिवाइडेड बाई R2, ठीक है। अब यहाँ से इनको अलग अलग लिख लीजिए तो क्या हो जाएगा सर, E1 R1
प्लस E2/R2, ठीक है। और माइनस में क्या आ जाएगा, माइनस में V बाहर आ जाएगा, क्या आ जाएगा सर, IR1 प्लस IR2। बोलो ठीक है नहीं है, जल्दी से मुझे बताओ ये ठीक है नहीं है, जल्दी से एक बार मुझे बता दो क्या ये ठीक है या नहीं है, जल्दी से एक बार बताओ भाई कि यह क्लियर है या नहीं है, क्या ये क्लियर है या नहीं है, बोलो यही है, बोलो सर बिल्कुल है, ठीक है यही है। तो एक बार मुझे बताओ कि सर E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट आ जाएगा, बोलो सर यही हमारा क्या होता है, यही हमारा होता है E इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट, बोलो सर राइट है। और इधर से ये हमारा क्या हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट, बोलो सर राइट है। तो इस तरीके से आप लोगों को इसको सॉल्व करना है, इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है और यहाँ से आपको वैल्यूज़ मिल जाती हैं, ठीक है, यहाँ से क्या हो जाती हैं, वैल्यूज़ मिल जाती हैं। बोलो कितने लोगों को समझ में आया नहीं आया, जल्दी बता दो एक बार यार, बोलो बोलो। तो यहाँ से लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो सर, E इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट, क्या हो जाएगा सर, E इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा E1R2 प्लस E2R1 डिवाइडेड बाई होगा R1R2। यहाँ से क्या हो जाएगा सर 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, राइट है, ठीक है। बोलो ठीक है नहीं है, जल्दी से बताओ कितने लोगों को समझ में आया नहीं आया, ये समझ में आ गया। 3 है तो 3 के लिए सॉल्व कर लीजिए, 3 है तो 3 के लिए सॉल्व कर लीजिए, 3 है तो 3 के लिए सॉल्व कर लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 3 है तो 3 के लिए, यहाँ पे 3 दे रखे हैं, 3 के लिए कर लीजिए, मैंने 2 के लिए ये सॉल्व कर दिया। 4 मैंने यहाँ लिख देता हूँ, 4 2 सेल्स, ये मैंने 2 सेल्स के लिए आपको सॉल्व करा दिया है, ठीक है, ठीक है। बोलो सर क्लियर है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं किरचॉफ लॉस। किरचॉफ लॉ क्या कहते हैं, देखो किरचॉफ के 2 लॉ हैं, एक तो है उसका करंट लॉ, एक है उसका वोल्टेज लॉ। करंट लॉ होता है, इसके अंदर किरचॉफ जो करंट लॉ है उसकी अगर मैं बात करता हूं तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है सर, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट हमारा होता है। तो इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट है। अगर मैं इसकी इक्वेशन देखो, यहां से देखो क्या इक्वेशन हुई, देखो अगर मैं यहां पर देखता हूं तो इनकमिंग करंट इज इक्वल टू क्या होता है, आउटगोइंग करंट। और कहां की बात करते हैं सर, जंक्शन की बात करते हैं। जैसे इसको हम लोग बोलते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ, या इसको आप लोग बोल सकते हो और किरचॉफ्स जंक्शन लॉ, किरचॉफ जंक्शन लॉ भी इसको आप लोग बोल सकते हो, किरचॉफ जंक्शन लॉ भी आप लोग इसको बोल सकते हो। देखो क्या हुआ, अब यहां पे देखो जंक्शन के ऊपर, इसके ऊपर बात करोगे ना आप लोग यहां पे, तो नेट जो करंट होगा ना, समीशन ऑफ I इज इक्वल टू क्या होता है 0। क्यों, क्योंकि सर यहां पे हम लोग बोलते हैं कि इनकमिंग करंट, समीशन ऑफ इनकमिंग करंट माइनस समीशन ऑफ आउटगोइंग करंट, आउटगोइंग करंट इक्वल्स टू क्या हो जाता है 0। इनकमिंग करंट माइनस आउटगोइंग करंट करोगे तो इक्वल्स टू 0 आप लोगों के आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। ये हमारा होता है किरचॉफ करंट फ्लो। अब देखो यहां से देखो सर I1 आ रहा है तो I1 प्लस, यहां पे याद रखिएगा इनकमिंग जो होता है, इनकमिंग जो करंट होता है उसको प्लस से लिखते हैं, आउटगोइंग जो करंट होता है उसको माइनस से लिखते हैं। तो देखो यहां पे I1 आ रहा है, I2 जा रहा है, I3 जा रहा है, I4 आ रहा है, I5 जा रहा है, यानी कि सर ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये माइनस का, ये प्लस का। तो देखो I1 और I4 के आगे प्लस है, I1 और I4 के आगे प्लस है, बाकी सबके माइनस माइनस है, तो इसलिए है। तो ये हमारा टोटल क्या हो जाता है 0। कितना हो जाता है 0 हमारा हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे सेकंड है वो है किरचॉफ्स लॉ के अंदर सेकंड जो इसका लॉ है वो है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अब किरचॉफ जो वोल्टेज लॉ है इसको हम लोग लूप लॉ भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं उसके पीछे का रीजन देख लीजिए, ठीक है। कैसे कि देखिए ये हमारा जो बेसिकली बेस्ड है ना, ये हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड है। कैसे कि सर कोई भी अगर सर्किट है, लाइक ये मेरे पास क्या है, एक सर्किट है जिसके अंदर ये एक बैटरी यहाँ दे रखी है, दूसरी बैटरी यहाँ दे रखी है, इस तरीके से कनेक्शंस लगे हुए हैं। लाइक मैंने बोल दिया सर इसके अंदर ये करंट फ्लो हो रहा है, तो इस तरीके से ये जो लूप होता है इसको हम लोग बोलते हैं लूप को। सर इस लूप को हम लोग जो बोलते हैं बेटा, वो हम लोग बोलते हैं सेकंड लॉ ऑफ किरचॉफ। अब देखो क्या होता है इसके अंदर, जो बेसिकली आप लोगों को चीजें ध्यान में रखनी होती है ना, वो ये ध्यान में रखनी होती हैं कि सर अगर मैं
रेजिस्टेंस अगर लेता हूं और रेजिस्टेंस के अंदर से अगर करंट मेरा फ्लो हो रहा है और करंट की और लूप की डायरेक्शन अगर मेरी एक है, क्या है वर्ड पकड़ना सर, मेरे लूप की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन, ये मेरे करंट की डायरेक्शन है, ये लूप की डायरेक्शन अगर मेरी एक है रेजिस्टेंस के अंदर, तो उसको मैं लूंगा -R। अगर मेरी करंट की डायरेक्शन इधर है, मेरे करंट की डायरेक्शन और यहाँ करंट की डायरेक्शन है, ये मेरी लूप की डायरेक्शन है, तो इसको मैं लिखूंगा +R। सेकंड चीज और जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, थर्ड, वो ये है कि सर अगर कोई भी बैटरी है, बैटरी के अंदर से अगर मैं निकल रहा हूं, प्लस से माइनस की तरफ जा रहा हूं, निकल रहा हूं, तो इसको हम लोग लिखेंगे -E। और अगर मैं माइनस से एंटर कर रहा हूं प्लस की तरफ, माइनस से एंटर कर रहा हूं प्लस की तरफ जा रहा हूं, तो इसको लिखूंगा +E। अब ये कैसे पता लगेगा बेटा, ये होती है लूप की डायरेक्शन। लूप की डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा, किस पे करेगा, लूप की जो डायरेक्शन है उस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि करंट तो बैटरी के प्लस से माइनस की तरफ ही जाएगा, ठीक है, करंट तो हमारे माइनस से प्लस की तरफ ही जाएगा, लेकिन सर लूप की डायरेक्शन भी तो डिपेंड करेगा। अब जैसे यहां देखो, ये बैटरी है, देखो 2 लूप बने, सर बोला कैसे, मैंने बोला एक लूप ये रहा, देखो 2 लूप बने आपके पास, देखो यहां पे पढ़ना ढंग से देखना, यहां पे देखना, दोनों को ढंग से देखना। मैंने बोला कैसे, देखो मैंने बोला कि एक लूप तो देखो, एक लूप तो यहां से ले लो, मैंने बोला एक लूप तो ये ले लो, मैंने अपोजिट ले लिया, और एक लूप जो दूसरा मैंने बोला है वो मैंने बोल दिया है कि सर ये लूप एक इस तरीके से ले लो, इस तरीके से। अब देखो लूप कैसे हुआ, लूप देखो हम चले प्लस से माइनस की तरफ, माइनस की तरफ चले तो माइनस, प्लस से एंटर कर रहे हैं, माइनस की तरफ जा रहे हैं तो -E1 प्लस, अब यहां से देखो करंट कौन सा आ रहा है इसके अंदर, I1 आ रहा है, तो I1R1। यहां पे देखो लूप की डायरेक्शन और मेरी करंट की डायरेक्शन अलग अलग है, अगर है तो प्लस का हमारा आ गया I1R1। अब यहां पे आएंगे, इधर की साइड हमारे लूप की डायरेक्शन ये, करंट की डायरेक्शन, क्यों, क्योंकि सर ये E1 है बैटरी और ये E2 है, तो दोनों को मिला के यहां से करंट निकल रहा है, क्योंकि यहां से मान लीजिए I1 आ रहा है, यहां से I2 आ रहा है, इन दोनों के अंदर जब जाएगा तो ये जाएगा I1 + I2, तो ये R2 है, इसकी डायरेक्शन इधर है लूप की, तो ये क्या हो जाएगा सर, अपोजिट है तो प्लस हो जाएगा, =0, क्योंकि यहां पे समीशन ऑफ V = क्या होता है 0। V का मतलब क्या हुआ सर, बैटरी और इसके अक्रॉस जो रेजिस्टेंस होता है ना, इसके अक्रॉस हम लोग देखते हैं वोल्टेज ड्रॉप। क्या देखते हैं, वोल्टेज ड्रॉप हम लोग इसके अंदर देखते हैं, ठीक है। अगर वोल्टेज ड्रॉप देखते हैं तो देखिए, अब यहां से क्या हुआ सर, E2 है, E2 से हमने चलना स्टार्ट किया, E2 से मैंने चलना स्टार्ट किया, यहां पे गया, पहले मैं यहां गया, माइनस हुआ क्योंकि लूप की डायरेक्शन और मेरे रेजिस्टेंस की डायरेक्शन एक ही है, तो -I1 I2 R2 ये हमारे पास आ गया। फिर हम लोग यहाँ आए, करंट की डायरेक्शन भी यही है, लूप की डायरेक्शन भी है, तो ये क्या हो जाएगा -I2 R3। अब यहां पे एंटर करेंगे तो प्लस हो जाएगा E2। तो इस तरीके से आप लोगों को लूप्स लगाने हैं, अगर कहीं सर्किट आप लोगों को दे रखा है, ठीक है, तो ये आप लोगों को लूप्स को लगाना है, इस तरीके से आप लोग सॉल्व कर लोगे। तो ये हमारे किरचॉफ के क्या, ठीक है, यस बेटा, सब नेगेटिव में नहीं गए, सब नेगेटिव में नहीं जाएंगे, 2 नेगेटिव में जाएंगे, 1 पॉजिटिव, क्योंकि यहां से तो देखो, यहां से तो एंटर करेगा ना, माइनस से प्लस में निकलेगा, माइनस से प्लस में निकलेगा, और माइनस से जब प्लस में निकलेगा तो ये आ जाएगा प्लस का E2। क्या आ जाएगा बेटा, प्लस का E2 हमारा आ जाता है। तो इस तरीके से आप लोगों को किरचॉफ के दोनों लॉस को लगाना है। अब हम लोग आगे चलते हैं, जो हमारा क्या है, अब है व्हीटस्टोन ब्रिज। यार ये व्हीटस्टोन ब्रिज है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंट है, देखो क्यों, क्योंकि सर इसके अंदर क्या होते हैं, 4 रेजिस्टेंस होते हैं, 4 रेजिस्टेंस के बीच में क्या होता है, गैल्वेनोमीटर लगाया जाता है, इस सब कनेक्शन को हम लोग जोड़ देते हैं बैटरी से। अब हम लोग इसके अंदर देखते हैं कि सर जब गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन जो है, अगर वो 0 शो हो रहा है, अगर गैल्वेनोमीटर है, अगर उसके अंदर डिफ्लेक्शन अगर 0 शो हो रहा है, तो उस केस में हमारी एक कंडीशन होती है, जो हमारी बैलेंसिंग कंडीशन वो हमें मिलती है। ये हमारी क्या है, बैलेंसिंग कंडीशन है ब्रिज की। क्या होती है, बैलेंसिंग कंडीशन, ठीक है। बैलेंसिंग कंडीशन की मैं बात कर रहा हूं, क्या होती है बैलेंसिंग कंडीशन, जो होती है वो होती है P/R = Q/S, ये आप लोगों को मिलती है। या फिर कहीं कहीं पे आप लोगों को ये देखने को मिल जाती है सर P/Q = R/S, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर कैसे समझोगे, मैं आपको समझाता हूं, थोड़ा सा आइडिया देता हूं, ठीक है। देखो ये इतना चक्कर में नहीं पड़ना, मैं आपको देखो सीधा सिंपल लेके चलता हूं। मैं सीधा सिंपल कैसे लेके जाऊंगा, देखो यहां से देखो सर ये बैटरी है, बोला सर है, यहां से करंट गया I, बोला सर राइट है, अगर यहां I है तो यहां पे I1 जाएगा, बोला सर जाएगा, यहां पे क्या जाएगा I2 जाएगा, मैंने बोला ठीक है। अब यार देखो I1 इधर से जा रहा है, I2 है, मैं लूप मान लेता हूं, ये क्या है बेटा, लूप है। अगर ये लूप है तो देखिए सर यहां से क्या है, लूप की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन दोनों एक, लूप की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन दोनों एक, बोले सर बिल्कुल एक है। तो पहला वाला केस में क्या हो जाएगा, इस वाले केस की मैं बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, A B D और A,
इससे बात कर रहा हूं। तो क्या होगा सर, ये हो जाएगा माइनस I1 यहां से, और क्या हो जाएगा P यहां से। देखो अब इसके अंदर तो मैंने मान लिया कि बैलेंसिंग कंडीशन, तो ये तो जीरो मान लो यार। बैलेंसिंग कंडीशन पे करंट जो होगा IG जो होगा वो इक्वल्स टू क्या होगा, ऑलमोस्ट पहले लिख लो फिर इक्वल्स टू जीरो कर देना, ठीक है। पहले लिख लो, चलो लिख लो। तो क्या होगा, इनकी भी डायरेक्शन सेम है, तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा IG और G, ठीक है। आगे देखो कि इन दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, तो ये हो जाएगा प्लस I2R, ठीक है, और इक्वल्स टू जीरो। अब मैंने बोला कि बैलेंसिंग कंडीशन पे IG मेरा क्या है, जीरो है, तो ये टर्म जीरो, बोलो सर जीरो। तो बचा हुआ क्या है सर, इनको इक्वल कर लो। इक्वल करोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा I1P इज इक्वल टू I2P, बोलो सर I2R। तो P बाई R की बात करोगे तो क्या आ जाएगा सर, I2 बाई I1, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी, मेरी इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। बोलो सर ठीक है। मैंने देखो KCL से किया है, KCL से इसलिए किया है, क्यों कर रहा हूं, क्योंकि KCL से बेनिफिट यह है कि यार आपके एग्जाम के अंदर KCL से ज्यादा पूछा जाता है। मैं वोल्ट KVL से भी कर देता, लेकिन KCL से जनरली पूछा जाता है। अब यहां से मैं बोलता हूं कि सर, मैं बोलता हूं कि लूप की डायरेक्शन ये ले लो, लूप की डायरेक्शन ये ले लो। मैंने बोला ठीक है। अगर ये लूप की डायरेक्शन है मेरे भाई, तो अब देखो क्या हुआ कि बोला सर यहां से गैल्वेनोमीटर के अंदर IG जा रहा था, तो यहां पे जाएगा जो कितना जाएगा, IG माइनस G जाएगा, और लूप की डायरेक्शन है, इसकी डायरेक्शन अलग अलग है। मैंने बोला ठीक है, अगर अलग अलग है तो पहले केस में क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा I1 माइनस IG कितना हो जाएगा Q। मैंने बोला ठीक है यार Q। यहां से आए गए तो ये दोनों की डायरेक्शन सेम है, अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो माइनस हो जाएगा IGG, बोला ठीक राइट है। अब यहां से देखो सर, इस डायरेक्शन में देखोगे तो ये भी सेम डायरेक्शन में है, अगर ये भी सेम डायरेक्शन में है तो क्या हो जाएगा, मैं बोलता हूं सर यहां पे इसको मान लीजिए, मैं बोलता हूं कि I2, चाहो तो इसको एक काम कर सकते हो ना कि अगर यहाँ IG जा रहा है तो इसको I1 I2 ही मान लो ना, क्योंकि इसको जीरो है करंट, तो ये जीरो हो जाएगी, तो ये जीरो, तो यहाँ पे I1 मान लो, इसको I2 मान लो, बात खत्म। इसको I2 मान लो, बात खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। इसको I2 मान लो ना यार, सीधा सीधा सिंपल। चलो एक काम करते हैं, मैं डायरेक्ट पहले करंट ही जीरो कर रहा हूं इसका। मैं बोलता हूं गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट जो जीरो है वो जीरो है, करंट जो जा रहा है वो जीरो है। तो अब आप लोग समझ सकते हो डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने किया है ना वही चीज यहाँ पे होती, तो मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ। अगर करंट जीरो है तो देखो क्या होगा, ये लूप बनेगा। यहाँ से देखो ये दोनों एक डायरेक्शन में, तो मैं बोलता हूँ यहाँ I1 आ रहा है, यहाँ I2 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा प्लस का I1Q माइनस का हो जाएगा I2 बाई एस इज इक्वल टू जीरो। तो क्या हो जाएगा I1Q इज इक्वल टू I2S। मैंने बोला ठीक है। तो यहां से देखो क्या हो जाएगा सर, मैं लिखा रहा हूं I2 बाई I1, ठीक है, तो इज इक्वल टू हो जाएगा Q बाई S। अगर ये है तो दोनों को इक्विलेट कर दो कि I2 बाई I1, I2 बाई I1 दोनों को इक्विलेट करोगे तो क्या आ जाएगा सर, P बाई R इज इक्वल टू Q बाई S। तो यही हमारी क्या होती है, बैलेंसिंग कंडीशन होती है किसी भी ब्रिज के लिए। किसी भी ब्रिज की क्या, मैं बोलता हूं कि व्हीटस्टोन जो ब्रिज है उसके लिए हमारी बैलेंसिंग कंडीशन यही होती है, ठीक है, ठीक है। ये क्या होती है, ये क्या होती है, बैलेंसिंग कंडीशन हमारी होती है। और बैलेंसिंग कंडीशन में हमने निकाला कि P बाई R जो निकला है वो ये हमारा हो गया, तो P बाई R इज इक्वल टू Q बाई S हमारा हो जाता है बैलेंसिंग कंडीशन जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो I2 बाई I1 है, दोनों को इक्वल रख दीजिए और सॉल्व कर दीजिए। तो इस तरीके से आप लोग इसको सॉल्व करोगे। ये हमारा क्या होता है बेटा, व्हीटस्टोन ब्रिज होता है, ठीक है। अगला जो हमारा है वो होता है मीटर ब्रिज। अब मीटर ब्रिज जो जनरली होता है ना बेटा, ये देखो इस तरीके की फॉर्मेशन होती है मीटर ब्रिज की पूरी, ठीक है। तो मीटर ब्रिज के अंदर क्या होता है कि सर जो मीटर ब्रिज है ये हमारा बेसिकली वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है, ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर ये क्या करता है, वर्क करता है। तो देखो क्या हुआ, मैंने बोला यार यहां पे देखो ये R है, ये अननोन रेजिस्टेंस है। मैंने बोला कि सर ये R है, ये अननोन रेजिस्टेंस है। मैंने बोला कि सर इनको क्या क्या लूं मैं, फिर देखो इसके अंदर क्या होती है सर, मीटर ब्रिज देखो प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर है। बोला सर राइट है। अब सबसे बड़ी बात देखो इसके अंदर, बोला सर क्या देखें, हमने बोला यार जो देखने की बात है ना वो हम लोग इसके अंदर देखते हैं। देखो क्या, मैंने बोला कि यार इस वाले को P मान लो, इस वाले Q मान लो, इसको R है, ये S हो जाएगा। मैंने बोला ठीक है। हमारी बैलेंसिंग कंडीशन क्या कहती है, देखो सुनो, मैंने बोला यार कि ये हमारी एक लेंथ है, ठीक है, ये हमारी लेंथ है, वायर है, वायर का रेजिस्टेंस है कुछ भी। मैंने बोला कि सर इस वायर का जो रेजिस्टेंस है यूनिट लेंथ के अंदर वो है X, थोड़ी देर के लिए मान लो, ठीक है। मैंने बोला कि सर ये जो वायर है इसकी यूनिट लेंथ के अंदर, यूनिट लेंथ के अंदर जो रेजिस्टेंस है
वो मैंने मान लिया x, बोला ठीक है सर x। तो हमारा क्या हो जाएगा, मैं बोलता हूं कि सर ये डायग्राम जो है ये क्या है, बैटरी है, ये की है, यहां से हमने क्या है एक जॉकी लगा रखी है। अब इसके अंदर क्या होता है सर, ये 1 मीटर का एक वायर होता है जो एक्चुअली में क्या होता है 100 सेंटीमीटर का, ठीक है। इस 100 सेंटीमीटर के वायर पे हमें देखना है कि इसको हम लोग जब यहां से लेके जाएंगे तो हमें ऐसी जगह देखनी है जहां पे गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन है वो जीरो आ जाए, यानी कि गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन जीरो आने का मतलब है कि करंट की वैल्यू जीरो। क्योंकि अगर मैं इस जगह पे लगाता हूं उसको गैल्वेनोमीटर की जॉकी को, तो गैल्वेनोमीटर का क्या होगा, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन देखने मिलेगा इसके जो कॉर्नर्स हैं उसके ऊपर। कॉर्नर्स के ऊपर क्या होता है बेटा, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। अगर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा आप लोगों को तो इसका मतलब क्या होगा कि सर इधर ए और बी की तरफ जाओगे तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है, इधर की तरफ क्या होगा कि मान लीजिए ये गैल्वेनोमीटर है तो अगर इस इधर कनेक्ट करूंगा तो ये इधर की साइड डिफ्लेक्शन दिखाएगा, उधर कनेक्ट करूंगा तो इधर डिफ्लेक्शन दिखाएगा। और अगर कहीं इधर मैं बीच में कहीं लेके जाऊंगा, मान लीजिए ये पॉइंट आ गया, इस पॉइंट के ऊपर क्या है मेरा इसके अंदर डिफ्लेक्शन जो है वो कितना आ गया, जीरो। अगर जीरो डिफ्लेक्शन आ जाएगा वही हमारी क्या होती है इसके अंदर रीडिंग होती है। तो मैंने बोला कि यार मान लीजिए ए से और ये जे पॉइंट है, इसके ऊपर ये जॉकी है, ये वाला जो पॉइंट है इसके अंदर ये एल लेंथ है जिसको मैंने बोला पी पॉइंट। तो इसके अंदर अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूंगा तो कितना हो जाएगा, मैं बोला कि यार एल लेंथ है, इसके अंदर रेजिस्टेंस कितना, क्योंकि हम लोग एक्चुअली में देखते क्या वोल्टेज ड्रॉप देखते हैं, तो एल के लिए कितना हो जाएगा, एल लेंथ के लिए कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा एल एक्स, और 100 माइनस एल लेंथ के लिए क्या हो जाएगा, बोले सर ये हो जाएगा 100 माइनस एल एक्स। मैंने बोला ठीक है। मेरे को बताओ इसको आप लोग क्या बोल रहे हो, पी बोल रहे हो, इसको क्या बोल रहे हो सर जी, क्यू बोल रहे हो, ठीक है। और ये हमारा क्या होता है आर, रेजिस्टेंस बॉक्स, यानी कि वेरिएबल रेजिस्टेंस बॉक्स होता है जिसके अंदर आप लोग चेंज कर सकते हो वैल्यूज अपने अकॉर्डिंगली जो भी आप लोग को डिजायर्ड है उसके अंदर, राइट। आगे होता है सर हमारा अननोन रेजिस्टेंस, जिसको हम लोगों को फाइंड आउट करना होता है, उसको हम लोग यहां पे लगा देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं अननोन, ठीक है, अननोन। अब यहां पे देखिए क्या होता है, हमारी बैलेंसिंग कंडीशन क्या है सर, पी बाई आर इज इक्वल टू क्यू बाई एस, बस सर ठीक है। तो देखो पी की वैल्यू क्या है सर, एल एक्स है, आर की वैल्यू नहीं पता, क्यू को इधर ले आओ नीचे, इसके नीचे क्यू को ले आओ, क्यू क्या हो जाएगा सर 100 माइनस एल, और एक्स ये क्या हो जाएगा बेटा क्यू बाई, ये क्यू है, ये आ जाएगा आर बाई एस, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, एक्स से एक्स कैंसिल आउट, तो इसको उधर ले जाओ, एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर 100 माइनस एल डिवाइडेड बाई हो जाएगा एल, इंटू में आ जाएगा आर। ये आप लोगों की क्या होती है अननोन रेजिस्टेंस, क्या होता है अननोन, अननोन हम क्या रेजिस्टेंस है, क्या है अननोन रेजिस्टेंस है, ये हमारा है अननोन रेजिस्टेंस। अननोन रेजिस्टेंस की जो भी वैल्यू आप लोगों को चाहिए वो है अननोन। अगर ये है तो इसका क्या आ जाएगा, एस इज इक्वल टू 100 माइनस एल डिवाइडेड बाई एल, और इंटू में आ जाएगा आर। बोलो ठीक है नहीं है, जल्दी मुझे बताओ, बोलो ठीक है नहीं है, जल्दी बताओ कि सर क्या आ गया, एस इज इक्वल टू 100 माइनस एल डिवाइडेड बाई एल इंटू हो जाएगा आर। बोलो ठीक है, बोला गुरुदेव बिल्कुल ठीक है। अब बात आती है सबसे बड़ी, बोला सर क्या, मैंने बोला यार ये तो मैंने नॉर्मल निकाल लिया, बोला सर निकाल लिया तो अब अच्छा है। अब हम लोग चलते हैं जिसमें बच्चों को सबसे ज़्यादा डर होता है, बोला सर किसके अंदर, मैंने बोला कि सर किसके अंदर सबसे ज़्यादा बच्चों को डर होता है, तो बेटा वो हमारा होता है पोटेंशियोमीटर। लास्ट टॉपिक है इस क्लास का जो आप लोगों का होता है पोटेंशियोमीटर। तो चलिए पोटेंशियोमीटर को हम लोग देख लेते हैं। पोटेंशियोमीटर एक्चुअली में बेटा पता क्या, बेसिकली हम लोग इसको जो फाइंड आउट करते हैं ना वो होता है हमारे पास अगर दो सेल्स हैं उनका कंपैरिजन करने के लिए, दोनों सेल्स की तुलना, जिसको आप लोग हिंदी में बोलते हो कंपैरिजन, इंग्लिश में बोलते हैं, तो उन दोनों की कंपैरिजन करने के लिए यूज करते हैं। सेकंड जो चीज होती है वो होती है सर इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। बोला सर बिल्कुल ठीक है। तो मैं बोलता हूं कि यार यहां पे एक वर्ड होता है जिसको आप लोग बोलते हो बेटा पोटेंशियल ग्रेडियंट के। अब ये पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है सर, वोल्टेज डिवाइडेड बाय क्या होता है पर यूनिट लेंथ। देखो क्या होता है, द फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, द फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट, जिसको हिंदी में बोलते हो विभव प्रवणता। कि सर मेरी जो लंबाई है, जो मेरी यूनिट लेंथ है, उसके अंदर कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, उसको अब लोग क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम लोग बोल देते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोल देते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट हम लोग बोल देते हैं। और पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना आया है सर, के इज इक्वल टू होता है वी बाई एल, ठीक है, वी बाई एल। अब हमने क्या किया यार, पोटेंशियोमीटर है बेसिकली, इसको हम लोग क्यों यूज करते हैं, बोले सर पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए, ईएमएफ फाइंड आउट करने। तो बेटा फिर वोल्टमीटर भी तो यूज कर सकते थे। सर वोल्टमीटर जो होता है ना वो हमारा एक छोटा सा
डिवाइस है जिसके थ्रू हम लोग इंस्टेंटली चीज़ों को देख लेते हैं, अप्रोक्सीमेटली वो चीज़ें बता देता है। लेकिन अगर मुझे एक्यूरेट लेवल पे जाना है, चीज़ों को बहुत बेहतरीन ढंग से करना है, तो उसके लिए हम लोग जो यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर हम लोग यूज़ करते हैं। तो देखो इसके अंदर बेसिकली क्या होती है, इसकी जो लेंथ होती है, तो इसके अंदर 10 मीटर लंबा हम लोग वायर यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, जो लेंथ हम लोग लेते हैं, मतलब वायर जो यूज़ करते हैं इसके अंदर बेसिकली वो जो वायर यूज़ किया जाता है उसकी जो लेंथ होती है ना बेटा, वो होती है 10 मीटर, यानी कि मैं बोल सकता हूँ 1000 सेंटीमीटर। सेम प्रोसेस वही है, सेम प्रोसेस वही है पूरा का पूरा, कि सर मुझे इसके अंदर क्या करना है, इस वायर के अंदर मुझे देखना है कि कहां पे मेरा गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट की वैल्यू 0 आ रही है। कैसे, कि सर जब मेरा सोर्स का पोटेंशियल और अंदर जो हम लोग वायर देख रहे हैं उसके अंदर जो वोल्टेज ड्रॉप है, वोल्टेज ड्रॉप है, उन दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाएगी, तो उस केस में गैल्वेनोमीटर जो होगा उसके अंदर डिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा, 0। डिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा, 0 आपका हो जाएगा। ठीक है, डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, 0 आपका हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल लीजिए, मैं एक एग्जांपल लेता हूं जनरली, कि सर ये हमारा अननोन वोल्टेज है, बोलो ठीक है, ये एक हमारा ये गैल्वेनोमीटर के साथ वोल्टेज है। अब क्या है सर, ये इसके अंदर गैल्वेनोमीटर के अंदर इसकी वजह से करंट है, और यहां से इसका रेजिस्टेंस कुछ ना, मुझे नहीं पता कितना है। मैंने बोला कि सर इसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन एक इंस्टेंट पे जाके इस गैल्वेनोमीटर के अंदर वैल्यू 0 हो गई, तो इसका मतलब क्या हुआ सर, जो इसका पोटेंशियल है उसकी वैल्यू इसके पोटेंशियल के इक्वल होगी या नहीं होगी। भाई देखो 0 होने का मतलब क्या हुआ कि सर उसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। कब, जब दोनों इक्वल हो जाएंगे, जब दोनों वैल्यूज इक्वल हो जाएंगी, तो उस केस में इसके अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा गैल्वेनोमीटर के अंदर। तो यानी सर वो दोनों वोल्टेज अगर मेरे इक्वल हो रहे हैं तो, क्योंकि देखो जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो वो फ्लो ही नहीं होने देंगे। एक चीज मुझे बताओ, करंट कब फ्लो करता है सर, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, हायर से लो। अगर दोनों पोटेंशियल हायर हो जाएंगे तो करंट फ्लो नहीं करेगा, ऑब्वियसली बात है इतना। तो मैंने एक बोला, क्या बोला यार, इसके अंदर एक चीज़ मैंने बोली कि मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि यहाँ से मैंने बोला कि सर स्टार्टिंग में मैंने मान लीजिए 2 सेल इसके अंदर यूज़ कर रहा था। ठीक है, 2 सेल, नहीं तो मैं एक बार काम करता हूँ, 2 सेल के लिए निकाल लेते हैं ना डायरेक्ट इसको। इसके अंदर मैंने शायद लगा रखा है 2 सेल। ठीक है, ये रहा, हाँ ये 2 सेल के लिए है। मैंने बोला कि सर स्टार्टिंग में मैंने माना कि सर E1 है, E1 के लिए मान लीजिए E1 और जो हमारा ये लग रहा है E, इसके लिए जो पहले वैल्यू जो आई वो मान लीजिए आ गई L1 के ऊपर। मैंने बोला कि वो कहां पे आ गई है बेटा, L1 के ऊपर आ गई है। ठीक है, और सेकंड केस के लिए कब आई, L2 के ऊपर आ गई है। थोड़ा सोचना, मैंने बोला कि सर ये जो आपका फॉर्मूला है ना, ये कहाँ से आता है वही मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा सोचिए। मैंने बोला यार स्टार्टिंग में E1 जो है उस केस में मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, क्योंकि सर इसका कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, पर यूनिट कुछ ना कुछ तो वोल्टेज ड्रॉप हो ही रहा है ना। मैं बोला पर यूनिट वोल्टेज ड्रॉप होगा, कितना हो रहा है, देखो भाई अगर मैंने वहाँ पे देखा था तो पर यूनिट के को हमने लिखा था, के क्या लिखा था सर, वोल्टेज ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। बोला सर ठीक है। मैंने बोला V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर के, और मान लीजिए L1 लेंथ के लिए क्या हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, तो ये वोल्टेज इसके इक्वल होगा। बोला सर बिल्कुल इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा के L1। बोला कितने लोगों को समझ में आया नहीं आया, ये हमारा क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या होता है बेटा, ये हमारा होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट की बात की जाती है, पोटेंशियल ग्रेडियंट की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो मेरे को बताओ E1 इज इक्वल टू के L1 होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, जल्दी मुझे बताओ, बोलो होगा या नहीं होगा, अरे बोलो होगा या नहीं होगा। E1 इज इक्वल टू के, बोलो होगा या नहीं होगा, बोलो होगा। इसी तरीके से मैं बोलता हूं कि सर के E2 है, E2 के लिए भी देखो क्या होता है, ये 2 वे स्विच होता है। एक बार ये इससे कनेक्टेड होगा तो ये ओपन रहेगा, और इससे कनेक्टेड होगा तो ये ओपन रहेगा, इससे कनेक्टेड होगा तो ये क्लोज हो जाएगा, तो इससे ये वर्क करेगा, और अगर इससे कनेक्टेड होगा तो ये E2 से वर्क करेगा। E2 से क्या करेगा, वर्क करेगा। अगर करेगा तो मैं बोलता हूँ सर सेकंड केस में E2 की वैल्यू जो आई है, मान लीजिए वो बराबर आई है, वो L2 लेंथ पे आ गई है। किस पे आ गई है, L2 लेंथ पे बराबर आ गई है। अगर आ गई है तो ये EMF है, ये दूसरा EMF है, ये इक्वेशन 1 डाल दीजिए, ये इक्वेशन 2 डाल दीजिए, कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा के L1 इज इक्वल टू के L2। ठीक है ना, के L1 नहीं, एक काम करते हैं, इनको डिवाइड करना है ना सीधा सीधा, EMFs की तो वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो EMFs को अगर मैं बात कर रहा हूँ उसके लिए देखो, EMFs की बात कर रहा हूँ तो E1 बाई E2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, के L1 डिवाइडेड बाई के L2। ठीक है, तो यहाँ से देखिए के से कैंसिल आउट, तो क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा E1 बाई E2 इज इक्वल टू L1 बाई L2 हमारा आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, 2 EMFs जो है ना उनका क्या कर सकते हो बेटा, कंपैरिजन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ किसके,
इनकी लेंथ्स के। अगर L1 और L2 आपको मिल गई है तो इजीली आप लोग क्या उनका रेशियो निकाल लो, वही हमारा रेशियो आ जाएगा। तो क्या हुआ, द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, वोल्ट पर मीटर, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इफ L1 इज द बैलेंसिंग लेंथ ऑफ द सेल ऑफ EMF देन द K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, KL। And if the L1 and L2 are the balancing length of two cells of the EMF E1 and E2 both potential same potential gradient, then तो ये हमारा E1 by E2 जब कब आएगा ये, जब मेरा सेम पोटेंशियल ग्रेडियंट है, सेम पोटेंशियल ग्रेडियंट है। अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट की मैं बात कर रहा हूं ना बेटा, अगर वो सेम है ना तो ये है पोटेंशियल ग्रेडियंट, अगर सेम है तो नहीं, अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट सेम है तो ये चीजें नहीं होंगी। बोलो कितने लोगों को समझ में आया नहीं आया, जल्दी से एक बार मुझे बताओ, क्या आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया, बोलो जल्दी बताओ, समझ में आया नहीं आया, बोलो जल्दी से, समझ में आया या नहीं आया, जल्दी बताओ, फटाफट से मुझे एक बार बता दो। अब इसके अंदर क्या होता है बेटा, कभी कभी आप लोग, कभी कभी की जब मैं बात करता हूं तो इसके अंदर कभी कभी क्या होता है, रेजिस्टेंस के लिए भी निकाल लेते हैं, तो रेजिस्टेंस वाला यहाँ पे सर्किट नहीं है, तो लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं, क्योंकि देखो उस केस में क्या होता है, E1 इज इक्वल टू क्या आ जाता है, वहां पे देखो एक ही सेल आप यूज करते हो, दूसरी जगह क्या करते हो, रेजिस्टेंस बॉक्स को लगा देते हो, उसके अक्रॉस आपको क्या पोटेंशियल ड्रॉप देखना होता है, तो KL1 हो जाता है, और यहाँ से क्या हो जाता है, V2 जो होता है ना बेटा, V2 जो होता है वो हो जाता है KL2। ये आप लोगों के पास दो चीजें होती है। अब आपको पता है E इज इक्वल टू क्या होता है सर, V माइनस IR, तो यहाँ से IR इज इक्वल टू क्या V प्लस IR होता है, तो ये क्या हो जाता है E माइनस V। R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E माइनस V डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, I। ठीक है, तो यहाँ पे रख सकते हो E का और V का वैल्यू रख दीजिए, E का और V का वैल्यू रख दीजिए, और यहाँ पे E1 E2 है ही नहीं है, तो इसको क्या कर सकते हो, अलग अलग ना लेने की जगह सिंपल ले सकते हो। E1 E2 है ही नहीं ना, क्योंकि भाई दो नहीं है तो एक ही ले लो, इसको एक बना दो सीधा सीधा, तो रखोगे तो क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा E की वैल्यू रखोगे तो KL1 माइनस क्या हो जाएगा KL2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा I, तो K बाहर लोगे तो क्या हो जाएगा L1 माइनस L2 बाई I। लेकिन एक काम कर सकते हो, इस I को भी रिप्लेस कर दो V बाई R से, तो ये क्या हो जाएगा R इज इक्वल टू E माइनस V बाई इंटू R। तो यहाँ से क्या हो जाएगा सर, KL1 माइनस KL2 डिवाइडेड बाई हो जाएगा KL2 इंटू R, तो K कॉमन लोगे तो K से K कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा L1 माइनस L2 डिवाइडेड बाई L2 इंटू में आ जाएगा R। तो इस तरीके से आप लोग R भी निकाल सकते हो। R क्या निकाल सकते हो, R हमारा होता है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस भी आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो, इंटरनल रेजिस्टेंस भी फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, बोलो जल्दी बताओ, इंटरनल रेजिस्टेंस भी आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो कि सर L1 माइनस L2 डिवाइडेड बाई L2 इंटू R, इस तरीके से आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो ये आप लोगों का होता है जब आप लोगों को इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो उस केस में पता है क्या होता है, यहाँ पे दो सेल नहीं होते हैं, दो सेल नहीं होते हैं, एक ही सेल होता है, एक सेल आपका होता है, दो सेल नहीं होता है। ठीक है, एक ही सेल आप लोगों का होता है, दो सेल वहाँ पे नहीं होते हैं। यहाँ पे पता है क्या हो जाता है, एक रेजिस्टेंस बॉक्स को हम लोग यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं, यहाँ पे क्या होता है, एक रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट हो जाता है इस सर्किट के अंदर, बाकी और कुछ नहीं है। इस तरीके से आप लोग दोनों वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप लोगों का ये पोटेंशियोमीटर है। ओके शिवानी बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू यार, आपके मेरी वजह से अगर 97% आया, बहुत बढ़िया यार, अच्छे से मेहनत करो यार, बहुत अच्छे से। ठीक है, आ गया सबको, क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, तो इस तरीके से आपका मैंने पूरा का पूरा चैप्टर है उसको बहुत प्यार से समझा दिया है, अच्छे से करा दिया है, जिसका आप लोग कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीख जाओ। इसके बाद में मैं एक प्रैक्टिस सेशन और लेके आऊँगा जिसको आप लोग करोगे। इसके अंदर मैंने 2-3 सवाल ही कराए, बट प्रैक्टिस सेशन और लेके आऊँगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। और अड्डा 24/7 की ऐप है, उसको डाउनलोड कर लीजिए, जिससे क्या है आप लोगों को यहाँ पे इसकी PDF नोट्स मिल जाएंगे, जो मैंने सेशन के अंदर कराया सारा चीज़ आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों को कोई भी डाउट्स है, क्वायरी है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हो। तो मेरे साथ जुड़ने के लिए अड्डा 24/7 चैनल के ऊपर मैं तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना कि आप लोगों का चैप्टर 3 है वो क्रिस्टल क्लियर हुआ या नहीं हुआ। थैंक यू सो मच। और हाँ,
एक बात और कि जितने बच्चे हैं जो चाहते हैं कि मुझसे पढ़ना, फिजिक्स को फील करना चाहते हैं और अच्छे से चीज़ों को सीखना चाहते हैं, तो वो अड्डा 24/7 का जो समर्थ बैच है उसके अंदर एनरोल कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, अड्डा 24/7 पे आपको जाना है, ठीक है। यहाँ पे जैसे जाओगे तो यहाँ पे आप लोगों को जाना है, ये पहला लिंक है उसके ऊपर, यहाँ पे जाना है, ऑल कोर्सेज के ऊपर, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के ऊपर जाना है और यहाँ पे CUET लिखा हुआ है। CUET के अंदर आप लोग देखो, चाहे साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स किसी के भी हो तो साइंस पे आपको जाना है। यहाँ पे देखिए पहला बैच है, ये 5,999, लेकिन इतना भी आपको नहीं देना है। अगर आप लोग मेरा जो कोड है उसको यूज करते हो, जो मेरा कोड है अगर उसको यूज कर रहे हो, कोड कौन सा है देखो, यहाँ पे आपको जाना है व्यू ऑफर्स पे और कोड जो आपको अप्लाई करना है वो है Y485 है, Y485 इस पे आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे तो 4,979.17 में आपको मिल जाएगा, जिसके अंदर 12th की प्रिपरेशन भी आप लोगों की कंप्लीट कराई जाएगी और CUT की प्रिपरेशन भी कंप्लीट कराई जाएगी। कोड क्या लगाना है देख लो, Y485, कौन सा कोड है, Y485 है। इस कोड को आप लोगों को लगाना है, जिससे आप लोग इसको कोड को लगा दोगे तो आप लोगों को ये मिल जाएगा 4,979.17 में। Y485 भूलना मत, क्योंकि पता है क्या है, सबसे बड़ी बात क्या है कि आप लोगों को सिस्टमैटिक चीज़ों को पढ़ना है, प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, तो उसके लिए आपको ज्वाइन उसमें करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा है तो चीज़ों को जरूर देखिएगा, अपने दोस्तों को सबको बताइए कि सेशन स्टार्ट होने वाला है। कल से 17 तारीख से आप लोगों का नया बैच इसके अंदर आ रहा है। नया बैच के अंदर 0 से शुरुआत होगी और सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है बेटा। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय टू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में इसी जोश इसी उत्साह के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ अड्डा 24/7 CUT चैनल पर जुड़ने के लिए। मैं गजेंद्र शर्मा तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और इसको आप लोग Y485 लगा के परचेस कर सकते हो और चीज़ों को सीखना स्टार्ट कर सकते हो। इसके अंदर सारे लेटेस्ट पैटर्न पे क्वेश्चंस आप लोगों को कराए जा रहे हैं और कराए जाएंगे और उसके अलावा टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, सब कुछ आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय टू ऑल, बाय बाय टू ऑल।